हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दूरबीन में देख रही रिया को अचानक चौंकता हुआ देखकर रोहित भी काफी हैरान रह गया। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ने ऐसा क्या देख लिया था जो उसके चेहरे का रंग इतनी बुरी तरह से बदल गया था। हालांकि अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही जानते थे कि उनकी बहन बात बात पर शरारतें किया करती थी, मगर इस बार रिया के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रिया का किसी भी तरह का प्रैंक था या किसी शरारत का हिस्सा था। रिया के चेहरे का रंग बुरी तरह से बदल चुका था। रिया कभी दूरबीन से नीचे देखती तो कभी अपनी माँ की ओर। जब पायलट हेलीकॉप्टर गुलेरिया हाउस के कुछ आगे ले गया तब अचानक रिया ने पायलट को रोकते हुए कहा, अंकल प्लीज़ पीछे लीजिए, जल्दी पीछे लीजिए। ना तो पायलट की कुछ समझ में आ रहा था और ना ही रोहित की कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर रिया ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। रिया लगातार अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब पायलट की भी कुछ समझ में नहीं आया कि रिया ऐसा क्यों कह रही थी, तब पायलट ने फिर से हेलीकॉप्टर मोड़ते हुए उसे फिर उसी जगह पर ले जाने की कोशिश की जहां रिया उसे ले जाना चाहती थी। रिया जोर जोर से हाथ के इशारे से पायलट से कह रही थी, आगे लीजिए और आगे लीजिए, वो नीचे वो घर दिख रहा है, ठीक उसके ऊपर लीजिए, और प्लीज़ अंकल हो सके तो हेलीकॉप्टर थोड़ा सा नीचे लीजिए। पायलट की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया ने ऐसा क्या देख लिया था जो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर रहा पायलट रोहित के इशारे का इंतजार कर रहा था। रिया बार बार दूरबीन से नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे रिया का रिएक्शन देखकर रोहित और हेलीकॉप्टर में बैठे बाकी लोग भी समझ गए थे कि रिया काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। इसीलिए रोहित ने पायलट को आवाज़ देते हुए कहा, ओके कैप्टन, आपके कंट्रोल में जब तक हेलीकॉप्टर रहे उस तरह से बड़ी ही सावधानी से हेलीकॉप्टर नीचे लेने की कोशिश कीजिए। आई डोंट वांट यू टू टेक एनी रिस्क। हालांकि अपने फैमिली हेलीकॉप्टर राइड के लिए रोहित ने जिस पायलट को अपॉइंट किया था वो देश के सबसे बेहतरीन पायलट्स में से एक था, मगर जहां बात रोहित के परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी की आती थी, रोहित किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिया जिस तरह हेलीकॉप्टर घुमाने का इशारा कर रही थी, पायलट भी ठीक उसी तरह हेलीकॉप्टर घुमाकर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को नीचे ले जाने लगा। रिया दूरबीन से बड़े ही ध्यान से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तब अचानक हेलीकॉप्टर की बैक सीट पर बैठा रोहित धीरे से अनिका और अलेक्जेंडर के बीच आया और फ्रंट सीट पर बैठी रिया के कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, क्या हुआ रिया, तुम इतनी पैनिक क्यों हो गई हो? क्या देखा तुमने नीचे? रिया कुछ देर तक कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बस काफ़ी परेशान होकर वो नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर फिर से ठीक गुलेरिया हाउस के ऊपर आया। तब रिया ने पायलट को रोकते हुए कहा, बस बस अंकल, आप कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर को यहीं रखिए, ठीक इस घर के ऊपर। ये कहने के बाद रिया कांच की विंडो से दूरबीन लगाकर नीचे देखने की कोशिश करने लगी। रिया के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया से कहा, रिया जरा बताओ कि क्या देखा है तुमने नीचे और तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? रोहित को रिया पर आवाज़ ऊंची करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और रिया भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके पापा कभी भी उस पर अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर सकते थे। मगर अब रिया भी जानती थी कि हेलीकॉप्टर में बैठे बाकी लोगों का अब क्यूरोसिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए रोहित की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, पापा मैंने अभी नीचे उस घर में किसी को देखा। ये वही घर है ना जहाँ होटल जाने से पहले हम रुके थे? जब रोहित ने नीचे देखा तब रोहित को गुलेरिया हाउस की छत पर नजर आई। उसको पहचानते हुए रोहित ने रिया से कहा, हाँ ये वही घर है जहाँ मम्मा ने अपना बचपन बिताया था। मगर क्या हुआ, तुमने क्या देखा वहाँ पर रिया? रिया की आंखें काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और रिया का चेहरा भी काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। रिया कभी अपनी मम्मा को देखती तो कभी गुलेरिया हाउस की छत की ओर दूरबीन में आंखें लगाकर देखने की कोशिश करती कि वहाँ कोई था या नहीं। जब रोहित ने रिया के चेहरे पर इतनी घबराहट देखी तो रोहित ने रिया के कंधे पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा, रिया बेटा बताओ मुझे, क्या देखा तुमने वहाँ पर? क्या तुमने वहाँ किसी को देखा? बड़ी बड़ी आंखें लिए रिया ने पीछे मुड़कर रोहित की ओर देखा और सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। रिया का रिएक्शन देखकर रोहित दंग रह गया। रोहित भी जानता था कि हो ना हो उस पुरानी गलेरिया हाउस के अंदर अभी भी कोई मौजूद था, वो शख्स जो उस दिन भी रोहित की नज़रों से बचकर निकल गया था। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर कौन था वहाँ।
वो छुपा हुआ दोस्त या दुश्मन जो सामने होते हुए भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। एलेक्जेंडर और आर्यन के ठीक बीच में बैठी अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रिया के साथ हो क्या रहा था। वो इतनी परेशान क्यों लग रही थी और वो बार बार अनिका की ओर देखकर इतनी हैरान क्यों लग रही थी। अनिका ने धीमी आवाज में रिया से पूछा, क्या हो रहा है बेटा? क्या देखा तुमने वहां पर? अपनी मम्मा की बात का जवाब देते हुए डरी हुई रिया ने अटकती हुई आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा मैंने अभी उस छत पर आपको खड़ा हुआ देखा। रिया ने यह बात काफी डरते हुए कही थी, मगर रिया की ये बात सुनते ही अनिका और रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने तुरंत रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मम्मा यहाँ हम सबके साथ, हम सबके बीच मौजूद है, तो फिर वहाँ तुमने नीचे छत पर कैसे हो सकती है? खुद रिया की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगर उसकी मम्मा यहाँ उसके साथ थी तो वो नीचे छत पर कैसे नजर आ सकती थी। रिया खुद अपनी बात पर ज़्यादा हैरान थी, मगर अपने पापा की बात का जवाब देते हुए रिया ने अटकती हुई आवाज़ में कहा, मैं सच कह रही हूँ पापा, मैंने अभी वहाँ नीचे छत पर मम्मा को देखा। रिया का यकीन देखकर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रिया की आदत भी थी बात बात पर मजाक करने की और बात बात पर शरारत करने की, मगर इस वक्त रिया के चेहरे को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि रिया किसी भी तरह की शरारत या मजाक करने के मूड में थी। रिया की सांसें भी काफ़ी तेज हो रही थी। वो बार बार नीचे गुलेरिया हाउस की ओर इशारा करके अपनी मम्मा से कह रही थी, मम्मा मेरा यकीन मानिए, मैंने आपको अभी अभी वहाँ छत पर देखा। रिया की बात सुनते ही अनिका भी नीचे झाँक कर देखने की कोशिश करने लगी कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सच था या नहीं। एलेक्जेंडर और आर्यन ने भी रिया को इससे पहले इस तरह का बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा था। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग गुलेरिया हाउस की छत पर देखने की कोशिश करने लगे, मगर बार बार देखने के बावजूद उन्हें वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। पायलट ने भी हेलीकॉप्टर को काफ़ी नीचे लिया हुआ था। पंखे की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से गुलेरिया हाउस के आसपास के पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हवा का दबाव महसूस कर रहे थे। पायलट के लिए इससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर को नीचे लेना मुमकिन नहीं था। रिया के हाथों से बायनाकुलर लगभग छीनते हुए रोहित ने अपनी आंखों पर बायनाकुलर लगाए और नीचे देखने की कोशिश की, मगर काफ़ी देर तक दूरबीन से देखने के बावजूद रोहित को वहां छत पर कोई नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि रोहित को गुलेरिया हाउस के आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। इस बार रोहित ने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर और नीचे लीजिए और नीचे लीजिए। पायलट ने रोहित के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की पूरी कोशिश की, मगर कुछ देर हवा के प्रेशर से जूझने के बाद पायलट ने रोहित को बताया, सर यहाँ पर लैंडिंग करना पॉसिबल नहीं है, कई सारे पेड़ पौधे हैं। आप कहें तो वहाँ उस झील के पास मुझे एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जगह दिखाई दे रही है, मगर सर मैं तो आपसे कहूँगा कि हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर हो सकता है कि रिया बेबी को कोई गलतफहमी हुई हो, या हो सकता है कि उस पुराने मकान की छत पर कोई खड़ा भी हो जो मैडम जैसा दिखता हो, मगर क्या हमें इस वक्त इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग करने का रिस्क लेना चाहिए? रोहित भी अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि इस तरह से लैंडिंग करना खतरे से खाली नहीं होगा, और रोहित का पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बैठा था, जिसकी वजह से रोहित किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मगर रोहित जानता था कि गुलेरिया हाउस में ज़रूर कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, और आज रिया ने जो बात कही थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। हालांकि रिया ने जो बात कही थी वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। रिया ने ये कहा था कि नीचे गुलेरिया हाउस के टेरेस पर अनिका खड़ी थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रिया की बातों पर भरोसा करना चाहिए या रिया की बात को बस एक बच्चे की नादानी समझकर भूल जाना चाहिए। पायलट ने काफ़ी देर तक हेलीकॉप्टर को ठीक गुलेरिया हाउस के ऊपर संभाल कर रखा था। पायलट ने थोड़ा पीछे मुड़कर रोहित से कहा, सर आप कहें तो मैं हेलीकॉप्टर वापस ऊपर ले लूं? मुझे नहीं लगता हमें यहाँ ज़्यादा देर वेट करना चाहिए। इस वक्त मैंने हेलीकॉप्टर को बैलेंस करके रखा है, मगर इस तरह से ज़बरदस्ती हेलीकॉप्टर को एक ही जगह पर बैलेंस करके रखना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी रिया ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, पापा मैंने कहा ना, मैंने अभी अभी नीचे वहाँ टेरेस पर मम्मा को देखा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँगी पापा? अनिका भी काफ़ी हैरानी से रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। रिया ने अपनी मम्मा की ओर देखकर कहा, मम्मा मम्मा आप वहाँ नीचे टेरेस पर खड़ी थी। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपनी बहन को हैरानी से देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया ये अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही थी। ये कैसे हो सकता था कि अगर उनकी मम्मा ठीक उनके बगल में बैठी थी तो वो गुलेरिया हाउस की छत पर नजर आए। एलेक्जेंडर और आर्यन को रिया की ये बातें महज एक गलतफहमी लग रही थी। वहीं रिया बड़े ही यकीन के साथ ये कह रही थी कि उसने गुलेरिया हाउस की छत पर अनिका को देखा था।
पायलट अब ज़्यादा देर तक रोहित के इशारे का इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए पायलट ने रोहित की ओर देखा और कहा, सर आई एम रियली वेरी सॉरी। ये कहने के बाद पायलट तेजी से हेलीकॉप्टर को गुलेरिया हाउस के ऊपर से मोड़ते हुए सीधे आसमान की ऊंचाइयों पर ले गया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के बाद उस पायलट ने राहत की सांस लेते हुए रोहित की ओर देखा और कहा, आई एम सॉरी सर, ये आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल था। रिया अभी भी मुड़कर कांच की खिड़की से गुलेरिया हाउस को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे गुलेरिया हाउस के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। रोहित भी पायलट की बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। हालांकि रोहित ने खुद उसे गुलेरिया हाउस में कोई अजीब बात महसूस की थी कुछ ही दिन पहले, और आज उसकी बेटी ने एक बेहद चौंकाने वाली और अजीब बात कही थी। रोहित भी जानता था कि आखिर रिया ने गुलेरिया हाउस की छत पर किसको देखा था, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि पायलट ने जो कुछ भी किया था वो ना सिर्फ उसकी मजबूरी थी, मगर हेलीकॉप्टर राइड के सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर्स के खिलाफ थी। और इसीलिए रोहित और उसके परिवार की सेफ्टी देने के लिए पायलट ने ये कदम उठाया था। जब हेलीकॉप्टर फिर से पूरे कंट्रोल में आसमान में उड़ान भरने लगा, तब रिया ने अपनी मम्मी डैडी की ओर मुड़कर देखा और कहा, मम्मा डैडी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी नीचे वहाँ गुलेरिया हाउस की छत पर मम्मा को देखा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मम्मा मेरे सामने है तो वहाँ नीचे मौजूद हो, मगर मेरी बात का यकीन मानो, मम्मा वहाँ नीचे खड़ी थी और जब मैंने उन्हें दूरबीन से देखा तो वो मेरी ओर ही देख रही थी। अचानक मम्मा की आंखों से जब मेरी आंखें टकराई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मम्मा मुझी को देख रही थी। अचानक ही मुझे एक बिजली का झटका महसूस हुआ। मम्मा डैडी, ये कैसे हो सकता है कि अगर मम्मा यहाँ हमारे साथ है तो उसी वक्त मम्मा नीचे उस पुरानी हवेली की छत पर मौजूद हो। रिया के इस सवाल का जवाब तो रोहित और अनिका के पास भी नहीं था। रिया का सवाल सुनकर रोहित और अनिका एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और अब बार बार एक ही चीज़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैंने मम्मा को अभी नीचे उस पुरानी हवेली के टेरेस पर देखा था। रिया की यह बात काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह रही थी और वह चिल्ला चिल्लाकर पायलट से कह रही थी, आप प्लीज़ हेलीकॉप्टर नीचे उतारिए। पायलट की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वैसे तो पायलट कभी भी बच्चों को अपने साथ वाली सीट पर अकेले अलाउड नहीं करता था, मगर यहाँ बात रोहित और उसके परिवार की थी, इसीलिए पायलट ने भी हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त रिया की एक्साइटमेंट को देखते हुए रिया को अपनी बगल वाली सीट में बैठने का अलाउड किया था। मगर इस वक्त पायलट को अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। पायलट को अब तक तो रोहित के तीनों बच्चे काफ़ी समझदार लग रहे थे, मगर नन्ही सी रिया की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर पायलट को रिया की समझ पर भी सवाल उठने लगे थे। रिया बार बार नीचे देखकर पायलट को हेलीकॉप्टर नीचे उतारने की बात कर रही थी। रिया की चीख सुनकर पायलट को भी कंसंट्रेशन काफ़ी डगमगा रहा था। वैसे तो वह पायलट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, मगर रिया को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर उसके भी हाथ हेलीकॉप्टर को बैलेंस करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। खुद अनिका और रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सच भी था या महज उसके दिल का कोई वहम था, मगर रिया के चेहरे को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार थी। रिया बार बार चिल्ला चिल्ला कर अपने मम्मी और डैडी से सिर्फ एक ही बात कर रही थी कि रिया ने अपने ही मम्मी को वहाँ नीचे देखा था। रोहित ने बड़े ही प्यार से रिया के सर पर थपथपाते हुए कहा, देखो रिया, हो सकता है उस पुराने मकान में कोई छिपने के लिए आसरा ले रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जो भी उस मकान में छिपा है वो एक लड़की हो और अचानक उसे छत पर देखकर तुम्हें ऐसा लगा हो कि उस लड़की की शक्ल तुम्हारी मम्मा से मिलती है। तुम फिक्र मत करो, हमारी सिक्योरिटी टीम अभी पता लगा लेगी कि वहाँ पर कौन छुपा हो बैठा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। रिया की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मम्मी और डैडी को कैसे समझाए कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सच था, उसे कोई धोखा नहीं हुआ था। रिया की आंखों ने जो कुछ भी देखा था वो आईने की तरह साफ था। रिया ने छत पर जिसे देखा था उसकी शक्ल हूबहू रिया की मम्मा अनिका से मिलती थी। रिया को भी एक बात अजीब लग रही थी उस चेहरे में, मगर रिया की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अजीब बात क्या थी। बस रिया की एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि रिया ने उस छत पर जिसे देखा था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मम्मा थी। रिया की मोबाइल गेमिंग की आदत से परेशान होकर अलेक्जेंडर और आर्यन उसे हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम पूरा दिन इस तरह से वर्चुअल गेमिंग खेला करोगी तो एक दिन तुम्हारे दिमाग पर उसका गहरा असर होगा। तुम रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में बीच में फ़र्क नहीं महसूस कर पाओगी। जब रिया ने आज पहली बार इस तरह की बातें सबके सामने की, तब कहीं ना कहीं आर्यन और अलेक्जेंडर को एक दूसरे को देखकर मन ही मन यही सोच रहे थे कि शायद उसके डर को सच करने वाला दिन आ गया था
और उसकी बहन अब रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच कोई फ़र्क महसूस नहीं कर पा रही थी। रिया की गेमिंग की आदत से परेशान होकर अलेक्जेंडर और आर्यन ने कई बार इंटरनेट पर इस बात को लेकर रिसर्च भी की थी कि जो बच्चे ज़्यादा वर्चुअल गेमिंग करते हैं सचमुच उनके दिमाग पर किसी तरह का असर पड़ सकता है। और ज़्यादातर रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि जो बच्चे ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में जीना पसंद करते हैं वो एक दिन वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच में फ़र्क महसूस करना भूल जाते हैं। पर आज आर्यन और अलेक्जेंडर के मन में भी यही बात चल रही थी कि उनकी बहन वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच में फ़र्क भूल चुकी थी। रिया को काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ देखकर अलेक्जेंडर ने एक बड़ा भाई होते हुए रिया को समझाते हुए कहा, देखो रिया, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने वहाँ मम्मा की शक्ल की किसी और लड़की को देखा है तो हो सकता है कि मम्मा की कोई बहन हो जो बिल्कुल मम्मा की तरह दिखती हो और हम तीनों की तरह बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गई हो। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर की ये बात सुनी तो रिया चौंक गई। रिया के चेहरे से घबराहट कुछ कम होने की लगी। अपने भाई की बात रिया को कहीं ना कहीं सच लग रही थी। रिया ने कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अपने डैड की ओर देखकर कहा, हाँ डैड, ये ज़रूर हो सकता है। जिस तरह मैं और अलेक्जेंडर और आर्यन बचपन में बिछड़ गए थे उसी तरह ज़रूर मम्मा की भी कोई बहन होगी जो बचपन में बिछड़ गई होगी और वहीं यहाँ पर इस पुरानी हवेली में छिपकर बैठी हो। रोहित को हालांकि अलेक्जेंडर की समझदारी पर काफ़ी प्राउड फीलिंग हो रही थी, मगर अलेक्जेंडर की समझदारी ने रिया के मन में एक दूसरी कहानी को जन्म दे दिया था। रोहित ने बड़े ही प्यार से रिया की बात मानते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। अगर ये बात सच होगी तो आज नहीं तो कल तुम्हारी मासी ज़रूर हम सबके सामने आएंगी। भला इतने प्यारे प्यारे बच्चों से छिपने का क्या मकसद हो सकता है? मैंने तुमसे कहा ना, हमारी सिक्योरिटी गार्ड जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस पुरानी हवेली में कौन छिपकर बैठा है। ओके, तुम अब फिक्र मत करो, हमें जल्दी ही पता लग जाएगा कि वहाँ कौन रहता है। कुछ देर तक हेलीकॉप्टर का पायलट आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ाता रहा, मगर रोहित का पूरा परिवार एक तरह से बिल्कुल शांत हो गया था। सभी लोग अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। रिया ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि वो अपनी फैमिली को कैसे समझाए कि उसने जो कुछ भी देखा था वो उसके दिमाग का कोई वहम नहीं था बल्कि सच था। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ये सोच रहे थे कि कहीं उसकी बहन को ज़्यादा वर्चुअल गेमिंग की आदत की वजह से कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई थी। वहीं रोहित ये जानना चाहता था कि उस हवेली के साथ क्या राज छिपा था। वहीं इन सब के बीच अनिका इस सोच में डूबी हुई थी कि क्या ये बात सच थी कि जिस तरह बचपन में आर्यन और रिया एक दूसरे से हमशक्ल थे उसी तरह उसकी भी कोई हमशक्ल बहन इस दुनिया में थी जिसके बारे में उसे नहीं पता था। वैसे भी अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि अगर उसकी कोई ऐसी जुड़वा बहन थी तो क्या याददाश्त खोने से पहले अनिका उस जुड़वा बहन के बारे में कुछ जानती थी या नहीं। मनाली की वादियों में हेलीकॉप्टर राइड पर निकला रोहित का पूरा परिवार काफ़ी शांत हो गया था। कुछ देर तक हेलीकॉप्टर के यहाँ वहाँ चक्कर लगाने के बाद पायलट ने फिर से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कर दी। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद रोहित अपने पूरे परिवार को फिर से प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर ले गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहले से रोहित के स्टाफ ने बच्चों के लिए रोहित और अनिका के लिए डाइनिंग टेबल पर रिफ्रेशमेंट तैयार रखे थे। रोहित ने भी तय कर लिया था कि वैकेशन पर वो बच्चों को जो चाहे वो खाने देगा। बच्चों की जो पसंद थी उसी पसंद के हिसाब से डाइनिंग टेबल पर रोज़ खाना सजाया जाता था। रिया को केक और पेस्ट्री खाना बेहद पसंद था, इसीलिए होटल के चीफ शेफ ने खुद अपने हाथों से बच्चों की पसंदीदा चीज़ें बनाई थी। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि याददाश्त खोने से पहले अनिका को ज़्यादातर इंडियन खाना ही पसंद आता था, इसीलिए अनिका के लिए खास राजस्थानी स्टाइल में होटल के चीफ शेफ ने देसी घी में बना देसी खाना बनाया था। वहीं रोहित के लिए उसका पसंदीदा कॉन्टिनेंटल फूड सजाया गया था। बच्चों को और अनिका को प्रेसिडेंशियल स्वीट में छोड़ते हुए रोहित ने अनिका और बच्चों से कहा, आप लोग खाना खाओ और उसके बाद आराम कीजिए, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। इससे पहले कि रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन दरवाजे से बाहर निकल पाता, अनिका ने रोहित को रोकते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? रोहित ने एक लंबी सांस अपने अंदर खींचते हुए कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से कहा, मैं जरा जाकर देखता हूँ आखिर ये पुरानी हवेली का क्या राज है। अगर कोई शख्स गुलेरिया हाउस में छुपकर बैठा है तो मुझे पता लगाना होगा कि वो शख्स कौन है और उसका असली मकसद क्या है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखकर मन ही मन ये कहने लगे कि क्या उनके डैड को भी उनकी बहन रिया की बहकी बातों पर भरोसा होने लगा था, जो कि दोनों भाइयों को यकीन हो गया था कि उनकी बहन की ज़्यादा वर्चुअल गेमिंग की वजह से उसे इस तरह की चीज़ें दिखाई देती थी।
मगर उससे ज़्यादा उन्हें हैरानी इस बात की हो रही थी कि उनके पापा, जो काफ़ी प्रैक्टिकल बिजनेसमैन थे, उन्हें रिया की ऐसी बातों पर यकीन हो गया था। अलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन ये सोच रहे थे। उन सारी बातों से बिल्कुल अनजान रोहित ने अनिका को बाय कहा और प्रेसिडेंशियल स्वीट से निकल गया। एक पल के लिए अनिका के दिल में भी ये ख्याल आया कि वो रोहित से कहे कि वो भी रोहित के साथ चलकर इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी कि आखिर पुरानी गुलेरिया हाउस में कौन छुपा बैठा था और उसका अनिका के साथ क्या नाता था। मगर अनिका ये सोचकर अपने आप को रोक लिया कि बच्चे भी काफ़ी परेशान थे और ठीक एक दिन पहले रोहित और अनिका बच्चों से काफ़ी देर तक दूर रहे थे। वेकेशन पर आने के बावजूद बच्चे अगर अकेले अकेले ही वक्त बिताएंगे तो उनके नाजुक मन पर क्या बीतेगी, ये सोचकर अनिका ने अपने आप को रोक लिया। जैसे ही रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकला, रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि रोहित के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आ रही थी। तो रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने पास बुलाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, देखो, हो ना हो उस पुराने गुलेरिया हाउस में ज़रूर कोई छिपकर बैठा है और हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ कौन है जो छिपकर हम पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि जो कोई भी है जो पुराने गुलेरिया हाउस में छिपा है वो कौन है, हमारा दोस्त है या दुश्मन। आज रिया ने हेलीकॉप्टर से पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर किसी को देखा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित की बात सुनकर हैरान रह गए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, मैं अभी अपने कुछ आदमियां वहां भेजवाता हूं और ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि उस पुराने गलेरिया हाउस में कौन छिपकर बैठा है। आप फिक्र मत कीजिए सर, वो जो कोई भी है आपको या आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनते ही रोहित ने उसी बात का जवाब देते हुए कहा, जो कोई भी उस हवेली में छुपा है वो कोई पुरुष नहीं है, वो एक औरत है। रोहित की बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दंग रह गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से पूछा, सर ये आप कैसे कह सकते हैं इतने यकीन के साथ। रोहित ने मन ही मन कुछ सोचते हुए उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात का जवाब देते हुए कहा, यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर हो ना हो इस पुराने गुलेरिया हाउस में जो कोई भी छुपा है वो एक औरत है और मैं ये जानता हूँ कि इससे पहले कि हमारे आदमी वहां पहुंचकर ये ढूंढने की कोशिश करें कि वहां कौन छिपा बैठा है, वो औरत वहां से गायब हो चुकी होगी और हमेशा की तरह हमें उसका कोई निशान नहीं मिलेगा। रोहित के कॉन्फिडेंस को देखकर रोहित के आसपास खड़े उसके सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित के सिक्योरिटी ऑफिसर हैरान जरूर थे, मगर रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमी को इशारा करते हुए कहा, जाओ पुराने गुलेरिया हाउस पर जाकर जरा छानबीन करो और पता लगाने की कोशिश करो कि वहाँ कौन छुपकर बैठा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वहाँ छिपे इंसान का सुराग चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उस इंसान को पकड़कर हमारे सामने लाओ, जिंदा या मुर्दा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक पल के लिए चुप हो गया। रोहित को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर पूरा भरोसा था। रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों में कॉन्फिडेंस साफ साफ देख सकता था। रोहित अभी कुछ कहता, इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा, तुम सब ने मेरी बात सुनी ना, चले जाओ और हाँ, इसे एक मिशन समझना। इस मिशन में हमें किसी भी हालत में कामयाब होना है। आई बात समझ में। अपने चीफ की बात सुनते ही रोहित के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने एक टीम बनाई और फिर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को वहीं प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर तैनात करते हुए कुछ लोग अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाकर पुराने गुलेरिया हाउस की ओर जाने के लिए रवाना हो गए। अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ग्रुप बनाकर जाते हुए देखने के बाद रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, ठीक है, जरा पता लगाने की कोशिश करो कि वो कौन था। मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। जैसे ही रोहित एलिवेटर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित को रोकते हुए कहा, सर मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। ये बात सुनते ही रोहित हैरान हो गया, पर वो जानता था कि उसे क्या करना था। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने साथ आने से रोकते हुए रोहित ने कहा, नहीं, मैं जरा कुछ देर में आता हूँ, तुम यहीं रुको और बच्चों और अनिका की सिक्योरिटी देखो। रोहित की बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, मगर सर आप अकेले कैसे जा सकते हैं, आपके साथ कुछ लोगों को भेज देता हूँ। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही ये बात कही, रोहित ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उसकी बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एकाएक खामोश हो गया। रोहित ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मैंने कहा ना तुमसे कि मैं एक पर्सनल काम से जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में। मेरे साथ किसी को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित को इस तरह से बात करते हुए पहले बहुत ही कम देखा था। रोहित के चेहरे पर तनाव देखते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमियों को इशारा करके कहा कि कोई रोहित का पीछा ना करे। तो रोहित भी तेज कदमों से एलिवेटर के पास चला गया और प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए अलॉट की हुई स्पेशल लिफ्ट से नीचे चला गया।
रोहित के जाने के बाद रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने एक खास आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया। इशारा पाते ही वो आदमी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आया। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने उस आदमी से कहा, तुम एक काम करो, जल्दी से उतर कर नीचे जाओ और बाइक पर सर का पीछा करो। याद रहे कि तुम साए की तरह सर के साथ रहना। सर पर किसी भी तरह की मुसीबत आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं मेरे साथ हमारे साथियों को लेकर तुरंत पहुंच जाऊंगा। मगर याद रहे, तुम साए की तरह सर के साथ रहना। सर की कार से और सर से एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी नज़र हटनी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपने उस आदमी को सब कुछ अच्छे से समझाने लगा। अपने बॉस की बात सुनते ही उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने सीनियर को सैल्यूट करते हुए तुरंत स्टेयरकेस का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। उसके वहाँ से जाते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मन ही मन रोहित के बारे में सोचने लगा। वो मन ही मन रोहित के बर्ताव के बारे में भी सोच रहा था और अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था मानो कुछ होने वाला था। इधर दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर का दरवाजा खोलते ही रोहित तेज कदमों से लॉबी से होते हुए मेन गेट से बाहर निकल गया। रोहित जैसे ही होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर निकला, बाहर खड़े दरबान ने रोहित के पर्सनल ड्राइवर को सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए आवाज़ लगाई। तभी रोहित ने दरबान से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। रोहित ये बात जैसे ही कही, दरबान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एक बड़ा झटका लगा और वो सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित मारवा जो कि ना सिर्फ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का मालिक था बल्कि इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, वो टैक्सी में जाने की बात क्यों कर रहा था। मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाता, रोहित सीधे सामने खड़ी टैक्सी में बैठ गया। दरबान अपनी ही सोच में डूबा हुआ था और रोहित के इस अजीब बर्ताव के बारे में सोच रहा था। इस कारण से दरबान सुन नहीं पाया कि रोहित ने टैक्सी वाले को कहाँ जाने को कहा था। मगर इससे पहले कि दरबान टैक्सी वाले का दरवाज़ा खोलकर रोहित को अंदर बैठने का इशारा दिखा पाता, रोहित खुद ब खुद टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया और टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से बाहर निकल गई। रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जिस गार्ड को रोहित का पीछा करने के लिए भेजा था, वो दौड़ते हुए होटल लॉबी से होते हुए मेन गेट से बाहर आया। जैसे ही उस दरबान ने सिक्योरिटी गार्ड को देखा, उस दरबान ने सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर कहा, अरे साहब तो अभी अभी एक टैक्सी में बैठकर यहाँ से चले गए। दरबान की बात सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह गया। उसने हैरान होकर दरबान से पूछा, क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने सुना कि सर कहाँ जा रहे थे? दरबान ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसके पहले कि मैं साहब के दरवाज़ा खोलता, साहब तो खुद दरवाज़ा खोल के टैक्सी के अंदर बैठ गए। मैं सुन भी नहीं पाया कि साहब ने उस टैक्सी ड्राइवर से क्या कहा। मैंने साहब के ड्राइवर को बुलाने के लिए अनाउंसमेंट की थी, मगर साहब ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। अक्सर हमारे गेट के सामने टैक्सी वालों की लाइन लगी रहती है। यहाँ के कस्टमर्स को एयरपोर्ट लाने और ले जाने के लिए उन्हीं एक टैक्सी में बैठकर साहब यहाँ से निकल गए। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड ने अपने सर पर एक हाथ रखते हुए दरबान की ओर देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुमने उस टैक्सी का नंबर नोट किया? दरबान कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगा, नहीं, मैंने उस टैक्सी का नंबर तो नोट नहीं किया, मगर वो एक पीली नंबर प्लेट वाली प्राइवेट कार थी। मेरा मतलब है, यहाँ पर कई कॉलेज स्टूडेंट इस तरह की गाड़ियाँ प्राइवेट टैक्सी के तौर पर चलाते हैं। उन्हीं में से एक टैक्सी थी वो, और मेन गेट से निकलने के बाद वो टैक्सी सीधे निकल गई। ताज्जुब की बात यह भी है कि मनाली मेन मार्केट और मनाली के जितने भी लोकप्रिय पर्यटक हैं, वहाँ गेट के राइट वाला रास्ता पकड़कर पहुँचा जा सकता है, मगर साहब तो सीधे निकल गए, वो तो दिल्ली जाने वाला रास्ता है। सिक्योरिटी गार्ड दरबान की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। तभी उसने दरबान से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, यहाँ पर बाकी टैक्सी वालों से पूछताछ करके उस टैक्सी नंबर का पता लगाने की कोशिश करो, और अगर नंबर पता लग जाए तो रोहित सर के पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ में से किसी को भी वो नंबर दे देना, मुझ तक वो नंबर पहुँच जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने दरबान से ये बात करने के बाद सीधे मेन गेट की ओर दौड़ लगाई। मेन गेट के ठीक बगल में एक छोटे से 2 व्हीलर पार्किंग एरिया में उसकी बाइक पार्क थी। बाइक पर बैठकर तेजी से बाइक को चाबी लगाकर वो गार्ड सीधे मेन गेट से निकलकर मनाली से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर बाइक दौड़ाने लगा। काफ़ी देर तक तेज बाइक दौड़ाने के बावजूद उसे रोहित की कार कहीं नज़र नहीं आ रही थी। रोहित के उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कानों में लगाया ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, सर, रोहित सर की गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैं काफ़ी तेज़ी से मनाली से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर बाइक दौड़ा रहा हूँ, मगर मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमी की इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, उसी रास्ते पर चलते रहो। हो सकता है कि सर पुराने गुलेरिया हाउस की ओर आगे गए हों। पुराना गुलेरिया हाउस भी
तो उसी रास्ते पर पड़ता है। हमने हमारे आदमी वहाँ भेज रखे हैं। हो सकता है कि सर भी अपनी आंखों से उस घर की छानबीन करना चाहते हो। तुम एक काम करो, सीधे सीधे चलते रहो और गुलेरिया हाउस पहुँचने के बाद मुझे दोबारा कॉल करना। अपने चीफ की बात सुनकर रोहित का सिक्योरिटी गार्ड अपनी बाइक पर तेजी से रोहित को ढूंढता हुआ अपनी बाइक चलाता रहा। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की मेन लॉबी में रिसेप्शन पर बैठी शर्मिला कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। शर्मिला के ठीक बगल में उसकी साथी भी गेस्ट से पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थी। लॉबी में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। लॉबी के ठीक सामने बने कॉफ़ी शॉप में भी काफ़ी भीड़ थी। लोग पार्टी कर रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे तो कुछ लोग अपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस कॉफ़ी शॉप में ही निपटा रहे थे। इन सारी बातों से बेखबर शर्मिला कंप्यूटर में बड़े ही ध्यान से कुछ काम कर रही थी। शर्मिला को आज उसके सीनियर ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को काम सौंपा था और शर्मिला बड़े ही ध्यान से हर रूम से मंगवाई गई चीज़ों के बिल बनाकर उन्हें कंप्यूटर में फीड कर रही थी। वहाँ काम कर रहे लोगों के सीनियर ने एक रूम बनाया था कि अगर कोई भी स्टाफ का मेंबर जिसे बिल्डिंग का काम सौंपा गया हो, वो अगर गलती से भी कोई भी बिल अनदेखा कर देता है या किसी बिल को कस्टमर ने वसूलना भूल जाता है तो उस बिल का आधा हिस्सा उसकी सैलरी से कट होगा। और इसीलिए जब भी किसी भी स्टाफ मेंबर को बिल्डिंग का काम सौंपा जाता था, वो बड़े ही ध्यान से हर बिल को चेक करके हर रूम के चेक आउट होने से पहले रूम में रहने वाले गेस्ट उस बिल को पहुंचा दिया करते थे। होटल का बाकी स्टाफ भी अब तक ये जान चुका था कि सनी आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान था और काम में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था। सनी ठीक कॉफ़ी शॉप के बाहर लॉबी में एक बड़े से सोफे पर बैठकर अपने कंधे झुकाकर बस काउंटर पर बैठी शर्मिला को देखे जा रहा था। शर्मिला की कहानी सुनने के बाद सनी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। सनी को अपनी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं झूठी और बेमायने लगने लगी थी। सनी आज तक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। ज़िंदगी से जुड़ी तकलीफ़ों के बारे में सनी ने कभी इतने नज़दीक से कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया था। गेम खेलते वक्त टोकन ना होना, बार बार माँ बाप को पढ़ाई के लिए प्रेशर देना, दूसरों की पार्टीज में इम्पोर्टेंस ना मिलना, लोगों की अनदेखी, लोगों के ताने, यही सब सनी के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें थी। मगर शर्मिला की कहानी सुनने के बाद सनी को ही इस बात का एहसास हुआ कि ज़िंदगी वो जो सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा अलग थी। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। सनी वैसे तो शर्मिला को बहुत पसंद करता था, मगर शर्मिला की कहानी सुनने के बाद कहीं ना कहीं सनी के दिल में शर्मिला के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ गई थी। सनी का प्यार और भी ज़्यादा पक्का हो गया था। मन ही मन सनी ने तय कर लिया था कि अगर वो ज़िंदगी में किसी को अपना जीवन साथी बनाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शर्मिला होगी। मगर इस वक्त सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला की नज़रों में उसका जीवन साथी बनने के लायक किस तरह से बने। वो किस तरह से शर्मिला की नज़रों में रिस्पेक्ट पा सकता था। सनी अब ये बात इतनी अच्छी तरह से जान चुका था कि शर्मिला की नज़रों में रिस्पेक्ट पाने के लिए उसे किसी भी तरह V16 पावर ड्रग्स के जरिए शर्मिला के भाई को अपने पैरों पर खड़ा करना था। वहाँ रिसेप्शन पर शर्मिला सनी की नज़रों से बिल्कुल बेखबर थी। वो पूरी तरह से कंसंट्रेट करके अपना काम पूरा कर रही थी। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन से जैसे ही शर्मिला की नज़र हटी, शर्मिला ने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से एक जाने पहचाने चेहरे को अंदर आते हुए देखा। लोगों की भीड़ के बीच वो चेहरा शर्मिला को साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही शर्मिला ने उस चेहरे को देखा, शर्मिला का ध्यान उसके काम पर पूरी तरह से हट गया। और तभी अचानक लोगों की भीड़ के बीच से शर्मिला का वो चेहरा नजर आया जिसे वो अच्छी तरह से जानती थी। शाम होने वाली थी, इसीलिए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के लॉबी में काफ़ी चहल पहल हो रही थी। मेन गेट से काफ़ी चेहरे अंदर आ रहे थे तो काफ़ी चेहरे बाहर जा रहे थे। ऑटोमेटिक खुलने और बंद होने वाले कांच के दरवाजे से कई लोग बाहर जा रहे थे और कई लोग अंदर आ रहे थे। मगर रिसेप्शन पर खड़ी शर्मिला की नज़र एक खास चेहरे को देखकर उस चेहरे पर अटक गई। शर्मिला ने जब भीड़ के बीच उस चेहरे को बाहर निकलते हुए देखा तो वो चौंक गई। शर्मिला को अपनी आंखों पर एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला ने जब उस शख्स के चेहरे को देखा तो उसे एक बड़ा झटका लगा। शर्मिला को ऐसा लगा जैसे वो कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई थी। जो शख्स अभी अभी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से एंटर हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि योगराज का राइट हैंड रंजीत था। रंजीत को अंदर आते हुए देखकर शर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला अब तक काफ़ी ध्यान से सीनियर के द्वारा सौंपा गया काम कंप्यूटर पर कर रही थी, मगर रंजीत की शक्ल देखने के बाद जैसे शर्मिला पूरी तरह से भूल गई थी कि वो क्या काम कर रही थी। शर्मिला ने आज से पहले रंजीत को हमेशा ही जींस और कुर्ते में देखा था, मगर आज रंजीत काफ़ी सोफिस्टिकेटेड नज़र आ रहा था। रंजीत ने ब्लैक कलर का ट्राउजर, ब्लैक जूते और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था।
रंजीत काफ़ी देसी तौर तरीके से जीने वाला आदमी था, मगर इस तरह से अचानक सोफिस्टिकेटेड लुक में रंजीत को देखकर शर्मिला को रंजीत की शक्ल पहले से भी ज़्यादा भयानक लगने लगी थी। रंजीत धीरे धीरे चल के होटल के मेन रिसेप्शन की ओर आ रहा था। रंजीत की नज़रों के ने शर्मिला को रिसेप्शन पर खड़ा देख लिया था, मगर रंजीत ने शर्मिला को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए शर्मिला के बगल में खड़ी रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरा नाम रंजीत राय है और यहाँ पर मेरा एक कमरा है। रंजीत काफ़ी रिलैक्स नजर आ रहा था। बार बार रंजीत बड़ी ही होशियारी से शर्मिला की ओर देख रहा था, मगर अपने सामने खड़ी रिसेप्शनिस्ट के सामने वो ये बात जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि वो शर्मिला को जानता था। शर्मिला की नज़रें जैसे रंजीत पर अटक गई थी। शर्मिला का चेहरा देखकर लग रहा था मानो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। इस वक्त शर्मिला का मन बेचैन हो गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। शर्मिला बार बार अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। वहीं शर्मिला के बगल में खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर तक अपने कंप्यूटर में देखने के बाद अपने सामने खड़े रंजीत से कहा, जी सर, आप अगले 3 दिनों तक हमारे मेहमान हैं। आपका रूम नंबर 403 और मैं अभी आपके रूम की चाबी आपको देती हूँ। ये कहते हुए रिसेप्शनिस्ट ने घंटी बजाते हुए एक बेल बॉय को रिसेप्शन पर बुलाया। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगी। तभी एक बेल बॉय ने रिसेप्शन पर आते हुए रंजीत के बगल में खड़े होते हुए, यस सर, आपका सामान मैं आपके रूम तक पहुंचा देता हूं, आप बताइए। जैसे ही बेल बॉय ने ये बात कही, रंजीत ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे भाई, मैं कोई सामान लेकर नहीं आया। रंजीत की ये बात सुनते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की और बेल बॉय दोनों ही चौंक गए। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने रंजीत की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, सर, क्या सचमुच आप अपने साथ कोई सामान नहीं लाए? इतना कहने के बाद वो लड़की हैरानी से रंजीत को देखने लगी। उस लड़की को देख रंजीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं भाई, आपके शहर में मैं घूमने फिरने आया हूँ और कपड़ों का क्या है, मैं यहीं से खरीद लूँगा। इतना कहने के बाद रंजीत मुस्कुराने लगा। उस रिसेप्शनिस्ट को भी रंजीत की बातें काफ़ी अजीब लग रही थी। रंजीत ने कपड़े तो काफ़ी महंगे और सोफिस्टिकेटेड पहन रखे थे, मगर रंजीत की बोलचाल काफ़ी ज़्यादा देसी लग रही थी। रंजीत के चेहरे पर दाढ़ी बढ़ चुकी थी और ज़्यादातर पान मसाला खाने की वजह से रंजीत के दांत भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुके थे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को रंजीत का पहनावा और उसके बात करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, मगर रंजीत ने अपना ID दिखाया और रंजीत की बुकिंग होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में कुछ दिनों पहले ही ऑनलाइन कर दी गई थी और होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का एक नियम था कि जब तक गेस्ट कोई बदतमीजी नहीं करता, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का स्टाफ किसी भी गेस्ट में भेदभाव नहीं करेगा। रंजीत ने अब तक कोई बदतमीजी नहीं की थी, इसीलिए उस रिसेप्शनिस्ट के पास रंजीत की ओर शक की नज़रों से देखने का कोई कारण नहीं था। रंजीत ने अपना ID प्रूफ भी दिखाया था जो जेन्युइन था। अपने कंप्यूटर में रंजीत की एंट्री करते हुए उस रिसेप्शनिस्ट ने रंजीत के सामने की कार्ड रखा और कहा, ये लीजिए सर, आपके रूम की चाबी। आप यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ जाइए, जहाँ पर एलिवेटर है। आपका कमरा 4th फ्लोर पर है और हमारी जिम और बाकी क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको 1st फ्लोर के क्लब हाउस में जाना होगा। जब वो रिसेप्शनिस्ट रंजीत के साथ बात कर रखे उसको सारे इंस्ट्रक्शन बता रही थी, तब रंजीत आंखों के कोने से शर्मिला को देख रहा था। ये सुनते ही शर्मिला का मुंह खुला का खुला रह गया था और शर्मिला के माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा था। जब शर्मिला ने रंजीत को उसकी ओर आंखों के कोने से देखते हुए नोटिस किया, तब अचानक ही शर्मिला ने अपना होश संभालते हुए अपना ध्यान फिर से अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर डाला और अपने कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगी। शर्मिला की सांसें काफ़ी तेज हो चुकी थी। जब शर्मिला के बगल में खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने रंजीत को सारे इंस्ट्रक्शन सुना दिए, तब रंजीत ने फिर से अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, ठीक है, सब बात हम समझ गए, मगर आपको ज़रा ये भी बताओ कि कमरे में जाने के लिए चाबी कहाँ मिलेगी। इतना कहकर रंजीत उस लड़की की ओर बड़े ही गौर से देखने लगा। वहीं रंजीत की ये बात सुनकर बेल बॉय और रंजीत के सामने खड़ी रिसेप्शनिस्ट हैरान होकर रंजीत को देखने लगी। उनके मन में इस वक्त रंजीत को लेकर कई सारे सवाल चल रहे थे, पर वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए उस रिसेप्शनिस्ट ने अपने सामने पड़े कार्ड को उठाकर रंजीत की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, यही तो है चाबी। उस की कार्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए रंजीत ने पहले तो उस की कार्ड को अच्छी तरह से देखा और फिर रिसेप्शनिस्ट की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, अरे ये चाबी कहाँ है? ये तो कोई ATM कार्ड जैसा लग रहा है। माफ़ कीजिएगा, हमको पैसे नहीं निकलवाने हैं, हमको तो हमारे कमरे के अंदर जाने के लिए चाबी चाहिए। बस वैसे आप हमारी बात समझ नहीं पा रही हैं।
इतना कहने के बाद रंजीत ने बगल में खड़े बेल बॉय की तरफ देखा और कहा, अरे भाई, इनको हमारी बात समझा दो, क्योंकि हम इनको कमरे की चाबी मांग रहे हैं और ये हमें एटीएम कार्ड दे रही हैं। ये सब सुनकर बेल बॉय और वो लड़की एक दूसरे को देखने लगे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की अच्छी तरह से जानती थी कि होटल में कई गेस्ट ऐसे आते थे जिनके लिए ये सिस्टम अभी भी नई थी। इसीलिए रंजीत के हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड फिर से अपने हाथ में लेते हुए उस लड़की ने रंजीत को समझाते हुए कहा, देखिए सर, ये एक एटीएम कार्ड जैसा लगने वाला चीज़ दरअसल आपके कमरे की चाबी है। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल एक एटीएम कार्ड जैसा ही है। जब आप अपने कमरे के पास पहुंचेंगे और लॉक के सामने ये कार्ड दिखाएंगे तो लॉक के अंदर लगा सेंसर इसी कार्ड को पकड़कर अपने आप को लॉक खोल देगा। इतना कहने के बाद उस लड़की ने आगे कहा, कमरे में एंटर होने के बाद आपको दीवार पर राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स के अंदर जैसे ही आप ये कार्ड डालेंगे, आपका एसी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद रंजीत काफ़ी हैरानी से उस कार्ड को देखने लगा। उसे पहले तो कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, पर धीरे धीरे रंजीत उस लड़की की बात समझ रहा था। तभी रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए रंजीत से कहा, सर आप फिक्र मत कीजिए, बेल बॉय आपके साथ आएगा, वो आपकी मदद कर देगा। आपको कोई भी परेशानी हो या आपका कोई भी सवाल हो, बेल बॉय आपको सब कुछ बता देगा। रंजीत ने उस लड़की के हाथ से फिर से वो कार्ड अपने हाथ में ले लिया और फिर से नजरें टेढ़ी करते हुए वो शर्मिला को देखने लगा। शर्मिला भी अच्छी तरह से जानती थी कि रंजीत उसे नोटिस कर रहा था। शर्मिला की सांसें तेज हो रही थी, मगर उसने अपना ध्यान पूरी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर रखा और कीबोर्ड पर कुछ ना कुछ टाइप करने लगी। रंजीत फिर से कार्ड की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और अपने सामने खड़े रिसेप्शनिस्ट से कहने लगा, थैंक यू वेरी मच मैडम, वैसे ये कमरा में नहाने के लिए गर्म पानी तो आता है ना। इतना कहने के बाद रंजीत ने तीखी नज़रों से शर्मिला की ओर देखा। फिर रंजीत का सवाल सुनते ही उस दूसरी लड़की के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और उसने रंजीत की बात का जवाब देते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल गर्म पानी, ठंडा पानी, यहाँ तक कि आपके बाथरूम में एक जेकोजी की भी फिट किया गया है। और आप चिंता मत कीजिए, किस चीज़ को किस तरह चलाया जाता है वो सारी बातें आपको बेल बॉय समझा देगा। उस लड़की का इशारा मिलते ही बेल बॉय ने बड़े ही प्यार से झुककर रंजीत को अपने साथ आने का इशारा किया। रंजीत टेढ़ी नज़रों से शर्मिला को देखता हुआ वहां से चला गया और रंजीत के जाने के बाद अचानक ही शर्मिला ने अपनी टाइपिंग स्पीड कम कर दी और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। शर्मिला को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई मिनटों तक उसने अपने अंदर अपनी सांस फंसा कर रखी थी। शर्मिला के ठीक सामने वेटिंग एरिया में सोफा पर बैठा सनी शर्मिला को देख रहा था, मगर शर्मिला के दिल में हो रही बेचैनी और शर्मिला की घबराहट सनी को इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रही थी। सनी बस मन ही मन सोच रहा था कि वो शर्मिला के दिल में जगह बनाने के लिए क्या कर सकता था। कुछ देर में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने के बाद शर्मिला ने अपनी मेज पर पड़ी एक मोटी सी फाइल बंद की और उस फाइल को वापस ड्राइवर में रखकर रिसेप्शन से निकलकर सीधे लॉबी की ओर चली गई। शर्मिला तेज कदमों से सीधे एलिवेटर के पास पहुंची। शर्मिला ने रिसेप्शन पर ही सुन लिया था कि रंजीत राय 403 नंबर के रूम में रुका था। शर्मिला ने यहाँ वहाँ देखकर सीधे लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के जरिए चौथे माले पर पहुँच गई। 4th फ्लोर पर पहुंचने के बाद शर्मिला ने देखा कि पूरी की पूरी 4th फ्लोर की कॉरिडोर खाली थी। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि 403 किस तरफ था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल देश की सबसे बेहतरीन होटल्स में से एक थी, जहां इंटरनेशनल लेवल का डेकोर सजाया गया था और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। 22 माले की होटल में हर फ्लोर पर 30 कमरे बनाए गए थे। लंबी सी कॉरिडोर में दोनों तरफ शीशे लगे हुए थे। शर्मिला धीरे धीरे अपने कदम रूम नंबर 403 की ओर आगे बढ़ाने लगी। तभी होटल में रुके कुछ मेहमान अपने कमरे से बाहर निकलकर शर्मिला को गुड इवनिंग विश करते हुए लिफ्ट के पास जाने लगे। शर्मिला भी बड़े ही प्यार से और अदब से उन्हें विश करके रूम नंबर 403 की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही रूम नंबर 403 नज़दीक आ गया, शर्मिला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। शर्मिला को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव कांपने लगे थे। जब शर्मिला ठीक रूम नंबर 403 के सामने आकर खड़ी हुई, तब शर्मिला के दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। शर्मिला ने देखा कि उसकी लेफ्ट साइड में एक सर्विस ट्रॉली पड़ी थी, जिसमें मेंटेनेंस स्टाफ ने चाय कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए कुछ सामान रखा था। शर्मिला ने उस ट्रॉली में से एक ट्रे उठाया और उसमें चाय कॉफ़ी बनाने का कुछ सामान रख दिया। तेज सांसें ले रही शर्मिला ने रूम नंबर 403 की घंटी बजाई
शर्मिला के माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा था। कुछ देर तक कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, मगर इससे पहले कि शर्मिला दूसरी बार घंटी बजाती, अचानक ही रूम नंबर 403 का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलते ही शर्मिला चौंक गई। शर्मिला को दरवाजे पर खड़ा देखकर दरवाजे के उस तरफ खड़ा रंजीत मुस्कुराने लगा। तभी शर्मिला ने दबी हुई आवाज़ में रंजीत से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शर्मिला को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर रंजीत के चेहरे पर एक काफ़ी हैवानियत भरी मुस्कान आ गई। अपने मुंह में रखा पान मसाला चबाते हुए रंजीत कुछ देर तक बस शर्मिला को बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा और उसके बाद अपना एक हाथ दरवाजे पर रखते हुए शर्मिला से कहने लगा, मुझे लगा था कि तुम मेरा पीछा करते हुए ज़रूर मेरे कमरे में आओगी। देखो मेरा यकीन कितना सही हुआ। रंजीत की बात सुनते ही शर्मिला ने फिर से अपनी आवाज़ कुछ तेज़ करते हुए रंजीत से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रंजीत ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए शर्मिला से कहा, और ज़रा धीरे बोलो, सुना है कि बड़ी बड़ी होटल में दीवारों के भी कान होते हैं। चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ आने की वजह भी बता देता हूँ। ये कहते हुए रंजीत ने अपना हाथ दरवाजे से हटाते हुए शर्मिला के लिए अंदर आने का रास्ता बनाया। शर्मिला जानती थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। यहाँ वहाँ देखकर शर्मिला ने पहले ये कन्फर्म किया कि कोई उसे कमरे के अंदर जाते हुए देख तो नहीं रहा था। फिर जब उसे यकीन हो गया कि कॉरिडोर में कोई नहीं खड़ा था, तो तेजी से शर्मिला रंजीत के कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर जाते ही रंजीत ने मुस्कुराते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वैसे तो शर्मिला ने पूरी तरह से इस बात का ख्याल रखा था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, ना ही कोई उसे कमरे के अंदर जाते हुए देख रहा था, मगर शर्मिला ये नहीं जानती थी कि सनी की नज़रें काफ़ी देर से शर्मिला पर गड़ी हुई थी। और जब शर्मिला रिसेप्शन से निकलकर रंजीत के कमरे की ओर जा रही थी, तब से लेकर अब तक सनी उसका पीछा कर रहा था। स्टेयरकेस की सीढ़ियों से झांककर देख रहे सनी के चेहरे पर काफ़ी हैरानी नजर आने लगी थी जब उसने देखा कि शर्मिला इस तरह से किसी गेस्ट के कमरे के अंदर चली गई थी। शर्मिला होटल के हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में काम करती थी। शर्मिला का काम रूम सर्विस का नहीं था और ना ही ये शर्मिला की ड्यूटी में शामिल था। शर्मिला ज़्यादातर बुकिंग और रिजर्वेशन का काम संभालती थी। रोहित और उसका पूरा परिवार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में वैकेशन मनाने आए थे, इसीलिए सनी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर शर्मिला के सीनियर ने शर्मिला को रोहित और उसके परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मगर इस तरह अचानक ही शर्मिला को किसी क्लाइंट के कमरे में दाखिल होते हुए देखकर सनी काफ़ी हैरान हो गया। वहाँ पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंटियल स्वीट में रिया काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। रिया ने जब से गुलेरिया हाउस की पुरानी हवेली के टेरेस पर अनेका जैसी दिखने वाली औरत को देखा था, तब से लेकर अब तक वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसकी माँ ठीक उसके पीछे हेलीकॉप्टर में बैठी थी, तो ठीक उसी वक्त उसकी माँ गुलेरिया हाउस की पुरानी हवेली के टेरेस पर कैसे हो सकती थी। रिया की जनरेशन के बच्चों को जब भी किसी भी बात की कन्फ्यूजन होती थी, तो वो सबसे पहले इंटरनेट का सहारा लेना पसंद करते थे, चाहे वो किताबी बातें हों या ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी बात हो जो बच्चे की समझ में नहीं आती थी। वो सबसे पहले इंटरनेट का सहारा लेकर अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते थे, चाहे कोई शब्द हो या ज़िंदगी के साथ जुड़ा कोई हादसा हो। सबसे पहले इस जनरेशन के बच्चे अपनी बातें सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते थे। रिया भी इसी जनरेशन का प्रतीक थी। रिया अपने टैबलेट पर तरह तरह के कमांड लिखकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक ही इंसान एक ही वक्त पर दो जगह पर शामिल हो। रिया अपने टैबलेट की स्क्रीन पर देखकर चौंक गई। क्वांटम फिजिक्स में ऐसे कई तरह के एक्सप्लेनेशन थे जहाँ पर एक ही चीज़ एक वक्त पर दो जगह पर दिखाई दे। रिया की उम्र काफ़ी छोटी थी, वो क्वांटम फिजिक्स की भाषा समझ नहीं पाती थी, मगर कहीं ना कहीं रिया के नाजुक मन पर इस बात ने गहरा असर डाला था। जो जनरेशन इंटरनेट पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, उस जनरेशन की रिया को अब ये यकीन हो रहा था कि उसने एक ही वक्त पर दो जगह पर अपनी माँ को देखा था। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया की परेशानी को देखकर काफ़ी हैरान थे, इसीलिए जब उन्होंने रिया को बिना पता चले रिया के पीछे आकर ये देखने की कोशिश की कि रिया आखिर टैबलेट में इतनी सीरियसली क्या देख रही थी, तो अलेक्जेंडर टैबलेट स्क्रीन पर देखकर हैरान हो गया। अलेक्जेंडर का साइंस में काफ़ी दिलचस्पी थी। आर्यन भी पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसीलिए क्वांटम फिजिक्स की कुछ कुछ चीज़ें समझ पाता था, मगर अलेक्जेंडर क्वांटम साइंस को अच्छी तरह से समझ सकता था। वो ये भी जानता था कि रिया जो समझ रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्वांटम फिजिक्स ये नहीं कहता था कि एक इंसान दो रूप धारण करके अलग अलग जगह पर एक ही वक्त में दिख सकते थे। क्वांटम फिजिक्स का कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो चीज़ बिजली की रफ्तार से ट्रैवल करती थी, उसकी स्पीड और
वेलोसिटी कभी कभी इतनी बढ़ जाती थी कि वो चीज़ एक साथ एक ही वक्त पर दो जगह पर दिखाई देती थी। मगर रिया जो सोच रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इससे पहले कि रिया उन सब बातों से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाती, अलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रिया, ये सब जो तुम पढ़ रही हो उसे तुम ये मत समझना कि तुमने जो देखा वो सच है। रिया पहले से जानती थी कि उसके दोनों भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए आंखों में गुस्सा लिए रिया ने मुड़कर अपने भाई अलेक्जेंडर की ओर देखा और कहा, पहली बात तो ये है कि जब कोई अपना पर्सनल काम कर रहा होता है तो तुम इस तरह से उसके काम में दखल अंदाजी करके उसकी प्राइवेसी को तोड़ नहीं सकते। ये बातें तो हमें मम्मा और डैडी दोनों ने समझाई है। और दूसरी बात ये है कि तुम दोनों मुझे पागल मत समझो, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने मम्मा को वहाँ गुलेरिया हाउस की छत पर देखा था तो देखा था, और तुम दोनों को मेरी बात पर विश्वास नहीं करना है तो मत करो, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों सिर्फ इतना चाहते थे कि उनकी बहन रिया के मन पर इस बात का लेकर कोई गहरा असर ना पड़े। हो सकता है कि छोटी सी गलतफहमी को रिया एक बड़ा स्वरूप दे रही थी। साथ ही साथ दोनों भाइयों को इस बात की भी चिंता थी कि ज़्यादा वर्चुअल गेम खेलने के चक्कर में रिया वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में भेद करना भूल गई थी। मगर रिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, इसीलिए दोनों भाई उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे। मगर मन ही मन दोनों भाई अपनी बहन की दिमागी हालत बिगड़ते हुए भी नहीं देख सकते थे। इधर दूसरी तरफ रोहित का पीछा करने जा रहा सिक्योरिटी गार्ड अपनी बाइक तेजी से मनाली के सड़क पर आगे बढ़ा रहा था। तब अचानक उसने देखा कि उसके अपने ही कुछ लोग गुलेरिया हाउस से बाहर घेराबंदी करके खड़े थे। वो लोग जंगलों के रास्ते से किसी के भी भागने की कोई गुंजाइश होने की बात चेक कर रहे थे। कुछ लोग गुलेरिया हाउस के अंदर भी मौजूद थे और आसपास की झाड़ियों में तलाशी कर रहे थे। मगर रोहित का पीछा करके गुलेरिया हाउस पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड के लिए ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि रोहित वहां पर भी मौजूद नहीं था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इस तरह अकेले अचानक कहाँ चला गया था। रोहित मारवा अक्सर बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाता था। ऐसा करना रोहित के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। मनाली की घाटी का रास्ता बड़ा सुनसान था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी गार्ड से पूछा, क्या यहाँ पर रोहित साहब आए थे? बाकी सारे गार्ड्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक गार्ड ने बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से कहा, नहीं भाई साहब, यहाँ तो नहीं है। मगर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी से कहा, अरे पता नहीं यार साहब, बिना किसी सिक्योरिटी के ऐसे ही किसी टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए हैं, किसी को बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। अपने साथी की यह बात सुनकर बाकी सारे गार्ड्स भी हैरान रह गए। उनमें से एक गार्ड ने बाइक पर बैठे अपने साथी से पूछा, मगर तुम उन्हें ढूंढने यहाँ क्यों आए हो? अपने साथी की ये बात का जवाब देते हुए बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे वो होटल के दरबान ने कहा था कि साहब इसी रास्ते पर निकले हैं। एक प्राइवेट टैक्सी में बैठकर होटल से यहाँ सिर्फ घाटी का रास्ता सीधा सीधा रास्ता है और आसपास तो जंगल ही जंगल है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर साहब इस तरफ से निकले थे तो वो कहाँ गए? तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से एक प्राइवेट टैक्सी गई थी। मैंने ऐसे ही मुड़कर देखा तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि टैक्सी में पीछे साहब बैठे हैं, मगर मेरी भी समझ में नहीं आया कि मैं जो कुछ भी सोच रहा था वो सच भी था या नहीं। मुझे लगा साहब इतने बड़े आदमी हैं, किसी प्राइवेट टैक्सी में इस तरह से बैठकर क्यों जाएंगे, वो भी बिना हम सब के। मगर अब तुमने जब ये बात कही तब मुझे एहसास हो रहा है कि हो ना हो उस टैक्सी के अंदर बैक सीट पर साहब ही बैठे थे। अपने साथी की बात सुनते ही बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और अपने साथी से पूछा, एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस टैक्सी का रंग क्या था? उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कुछ सोचा और अपने साथी से कहा, सफ़ेद रंग की कार थी वो, और कार के विंडशील्ड पर एक त्रिशूल बना हुआ था जैसे अक्सर ट्रांसपोर्ट वाले रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह का। अपने साथी की बात सुनते ही बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने तेजी से अपनी बाइक आगे बढ़ाना शुरू किया। लगभग 10-15 मिनट तक वो अपनी तेज बाइक भगाता रहा। तभी ऊंचे घाट से उसे दिखाई दिया, पर्वत के नीचे उसे एक सफ़ेद कलर की कार दिखाई दे रही थी। उस कार के ठीक सामने एक पुलिस जीप खड़ी थी। वो सिक्योरिटी गार्ड इतनी ऊंचाई से ही कुछ साफ साफ देख नहीं पा रहा था, मगर उसे लगा कि हो ना हो ये वही कार थी जिसमें बैठकर रोहित मारवा होटल से निकला था। वो सिक्योरिटी गार्ड तेजी से अपनी बाइक घाट के रास्ते उतारते हुए उस जगह से कुछ दूर पहुंचा। उसने देखा कि वो सफ़ेद कार जा चुकी थी, मगर रोहित पुलिस जीप के पास खड़ा एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने देखकर चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित मारवा जैसा बड़ा आदमी इस तरह से किसी पुलिस ऑफिसर को क्यों मिलने आया था।
रोहित जिसके साथ बात कर रहा था वो इंस्पेक्टर गेरीवाल थे, मगर दूर से सिक्योरिटी गार्ड इंस्पेक्टर की शक्ल साफ साफ देख नहीं पा रहा था और ना ही वो इंस्पेक्टर गेरीवाल को जानता था। अपने कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने चीफ को कॉल लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने चीफ से कहा, सर, रोहित सर का पता चल गया है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही अपने साथी की बात सुनी, उसकी आवाज़ में अचानक एक गर्मी आ गई। उसने अपने साथी से पूछा, कहाँ है सर? वो ठीक तो है ना? देखो, तुम एकदम अलर्ट रहना। अगर सर पर किसी भी तरह की मुसीबत हो तो सीधे मुसीबत का सामना करते हुए बंदूक से गोली चला देना। अपने चीफ की बात सुनने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मगर सर, गोली चलाऊं तो चलाऊं किस पर? क्योंकि सर के सामने जो कोई इंसान है वो पुलिस की वर्दी में है। अपने साथी की बात सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैरान रह गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित किसी पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने क्यों गया था। तभी बाइक पर सवार सिक्योरिटी गार्ड ने अपने चीफ से कहा, सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज रोहित सर इस तरह से बिना किसी को बताए एक पुलिस ऑफिसर को क्यों मिलने आए हैं। रोहित की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ देर तक खामोश रहा। इसके बाद दबी हुई और धीमी आवाज में उसने अपने साथी से कहा, ठीक है, तुम वहीं खड़े रहो और देखो क्या चल रहा है, मगर हाँ, याद रहे, कोई भी खतरा नजर आए तो इतना ही याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, साहब की जान हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने चीफ का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वो सिक्योरिटी ऑफिसर वहीं कुछ दूरी पर खड़ा झाड़ियों के पीछे छिपकर रोहित के अगले कदम का इंतजार करने लगा। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित का सिक्योरिटी गार्ड झाड़ियों के पीछे खड़े होकर रोहित के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़रें लगातार रोहित पर बनी हुई थी। उस सिक्योरिटी गार्ड के जहन में बार बार यही बात घूम रही थी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसे बस रोहित की जान कैसे भी बचानी है। रोहित जीप के पास खड़े इंस्पेक्टर के साथ काफ़ी देर तक बातें करता रहा। उसके बाद अचानक रोहित ने इंस्पेक्टर के साथ हाथ मिलाया और इंस्पेक्टर ने रास्ते से जा रही एक टैक्सी को रोका और टैक्सी के ड्राइवर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए रोहित को कार में बैठने का इशारा किया। रोहित का सिक्योरिटी गार्ड दूर से ही ये सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से देख रहा था, मगर उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित पुलिस ऑफिसर के साथ इतनी देर तक क्या बातें कर रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड मन ही मन अब उलझन में पड़ गया था। उसने पहले तो सोचा कि वो अपने चीफ को कॉल लगाकर बात करे और उसे बताए कि यहाँ क्या हुआ था, पर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि उसे रोहित से नज़रें नहीं हटानी है। वो लगातार रोहित को और इंस्पेक्टर को देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि रोहित के लिए इंस्पेक्टर ने जो कार रोकी थी, रोहित उस कार में बैठकर वापस मनाली की ओर जाने लगा। जब रोहित की कार ठीक अपने सिक्योरिटी गार्ड के नज़दीक पहुंची तो रोहित का सिक्योरिटी गार्ड एक पेड़ के पीछे छुप गया। एक पल के लिए उस गार्ड को लगा था कि रोहित ने उसे देख लिया था, पर उस गार्ड ने खुद को रोहित की नज़रों से बचा लिया था। वो इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहा था। कार के कुछ दूर जाने के बाद वो गार्ड अपनी बाइक पर बैठकर फिर से रोहित का पीछा करने लगा। एक तरफ वो गार्ड अपनी बाइक से रोहित का पीछा कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के रूम नंबर 403 में जैसे ही शर्मिला को अपने कमरे के अंदर बुलवाने के बाद रंजीत ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। शर्मिला ने पीछे मुड़कर रंजीत की ओर देखा और कहा, देखो, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं अपना काम अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर ये काम करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। इस तरह मुझ पर नज़र रखकर तुम लोग मेरा काम और भी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हो। अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर किसी सीक्रेट मिशन पर हूँ तो मेरे साथ यहाँ क्या हो सकता है उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इतना कहने के बाद शर्मिला ने आगे कहा, मेरे साथ तुम लोग भी मुसीबत में फंस जाओगे। शर्मिला को इस तरह की बात करते हुए देखकर रंजीत की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। शर्मिला की बात पूरी होते ही रंजीत ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उससे ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ और कुछ नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना, और ये भी याद रखना कि तुम्हारे इतने बुरे वक्त में तुम्हें किसने साथ लिया था, किसने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का हाथ थामा था। रंजीत की बात सुनते ही शर्मिला के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी नज़र आने लगी। शर्मिला ने अपने आप ही अपनी नज़रें झुका ली और अपना सर झुकाकर वो पास पड़ी एक चेयर पर बैठ गई। पर रंजीत ने धीरे धीरे शर्मिला की और अपने कदम आगे बढ़ाए और कहा, ये मत भूलना कि माँ साहब अगर नहीं होती तो शायद आज भी तुम उस ज़मींदार के चुंगल में फंसी होती और आज भी वो ज़मींदार और उसके वफादार कुत्ते तुम्हारी बोटी बोटी करके नोच रहे होते।
रंजीत की बात शर्मिला को और भी ज़्यादा हर्ट कर रही थी। अपना सर झुकाकर बैठी शर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी शराब का गिलास भरते हुए रंजीत ने अपने कमरे में यहाँ वहाँ टहलते हुए शर्मिला से कहा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम माँ साहब की लाडली हो, इसलिए माँ साहब ने तुम्हें खुलेआम आज़ादी दी है कि तुम इस दुनिया में अपना नाम कर सको, पढ़ लिख कर नाम कमा सको। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम माँ साहब का मिशन ही भूल जाओ। आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम माँ साहब और तुम्हारी पूरी बिरादरी का नाम रोशन कर सको। इतना कहने के बाद रंजीत ने शर्मिला की ओर देखा और अपनी भारी आवाज़ में कहा, जिस जादुई जड़ी बूटी की तलाश है माँ साहब और तुम्हारी पूरी बिरादरी लगी हुई है, वो जादुई जड़ी बूटी तुमसे कुछ कदमों की दूरी पर है। बस हमें अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और वो जादुई जड़ी बूटी माँ साहब के हवाले करनी है। और उसके बाद तो तुम अच्छी तरह से जानती हो माँ साहब के दिल में तुम जैसी समाज की दबी कुचली औरतों और लड़कियों के लिए कितनी इज्जत है। आखिर वो ये जो भी कुछ भी करना चाहती हैं वो तुम जैसी लड़कियों के लिए ही तो करना चाहती हैं। वो ताकत, वो जड़ी बूटी अगर माँ साहब को और तुम्हारी पूरी बिरादरी को मिल जाए तो ज़रा सोचो, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कमज़ोर और ताकतवर के बीच का फासला मिट जाएगा। फिर ना कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को कभी अपने पैरों तले रौंद पाएगा और ना ही किसी कमज़ोर को इंसाफ के लिए किसी ताकतवर के सामने अपने घुटने टेक कर भीख मांगनी होगी। रंजीत की बातें सुनकर शर्मिला की आंखों से बहते हुए आंसू बढ़ते ही जा रहे थे। रंजीत की बातें शर्मिला के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। शर्मिला को इस तरह रोता हुआ देखकर रंजीत ने शर्मिला के ठीक बगल में बैठते हुए शर्मिला से कहा, ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है, ना ही रोने धोने का है। ये वक्त है हिम्मत करके आगे बढ़ने का और अपने सामने दिख रही जादुई जड़ी बूटी को हासिल करने का। रंजीत की बात का जवाब देते हुए शर्मिला ने कहा, देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी मैं अभी इतना ही कहूँगी कि थोड़ा वक्त लगेगा। ये इतना आसान नहीं है कि तुमने कहा और हो गया। जादुई जड़ी बूटी के बारे में रोहित सर भी जानते हैं या नहीं ये हमें पता नहीं है। हो सकता है कि जादुई जड़ी बूटी के बारे में सिर्फ अनिका मैडम ही जानती हो और अनिका मैडम अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी हैं। इतना कहने के बाद शर्मिला ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहा, उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो कोई दिखावा नहीं कर रही हैं। ये बात भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैंने पिछले कई दिनों से उन पर नज़र बनाकर रखा है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही हैं या एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं। वो सचमुच अपनी बीती ज़िंदगी पूरी तरह से भूल चुकी हैं। हो सकता है कि भूली हुई याददाश्त के साथ वो ये भी भूल गई हो कि जादुई जड़ी बूटी कहाँ है, वो है भी या नहीं, ये भी तो हम नहीं जानते। मगर हाँ, मैंने माँ साहब से वादा किया था कि अगर जादुई जड़ी बूटी इस दुनिया में है तो मैं ज़रूर उन तक पहुँचा कर रहूँगी। शर्मिला की ये बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर भी काफ़ी बड़ी मुस्कान आ गई। रंजीत ने सिगरेट का कस लगाते हुए शर्मिला से कहा, याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी या तुम्हारी माँ की कहानी नहीं है, तुम जैसी हजारों लाखों औरतों की लड़ाई है। माँ साहब ने कितना कुछ किया है तुम जैसी लड़कियों के लिए। जादुई जड़ी बूटी अगर उनके हाथ लग गई तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी और खुलकर समाज में तुम जैसी लड़कियों को दबाने की कोशिश कर रहे मर्दों के साथ मुकाबला कर पाएंगी। रंजीत फिर से अपनी शराब का गिलास भरने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद शर्मिला ने रंजीत से धीमी और दबी हुई आवाज़ में पूछा, वैसे मेरी माँ कैसी हैं? जैसे ही शर्मिला ने यह बात कही, रंजीत मुड़कर शर्मिला की ओर देखने लगा। कुछ वक्त तक खामोशी से शर्मिला को देखने के बाद रंजीत ने अपने शराब का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। वो दुनिया के लिए मर चुकी है और तुम अब इस दुनिया का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम माँ साहब का नियम अच्छी तरह से जानती हो। जो औरत एक बार माँ साहब की शरण में आ जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अपना कांटेक्ट तोड़ देती है। तुम्हारी माँ साहब की शरण में आ गई है और माँ साहब की वजह से ही आज तुम पढ़ लिख कर इस काबिल बनी हो कि अपनी बिरादरी की लड़कियों के लिए कुछ कर सको। इसलिए तुम्हारा ध्यान अब से सिर्फ मिशन पर होना चाहिए। रंजीत की बात सुनने के बाद शर्मिला ने फिर से अपना सर झुका लिया। शर्मिला की आंखों से धीरे धीरे आंसू मोती की तरह पिघल कर बहने लगे। शर्मिला को अपनी माँ की बेहद याद आ रही थी। रंजीत ने धीमी आवाज़ में शर्मिला से कहा, चलो अब तुमने सवाल पूछ ही लिया है तो कह देता हूँ कि तुम्हारी माँ जहाँ कहीं भी है बिल्कुल सुरक्षित है और माँ साहब के साथ मिलकर इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। रंजीत की बात पूरी होने के बाद शर्मिला ने फिर से धीमी और दबी हुई आवाज़ में कहा, अगर आपसे हो सके तो मेरी माँ तक एक मैसेज पहुँचा दीजिएगा। मेरी माँ से कहिएगा कि मेरा छोटा भाई बिल्कुल सही सलामत है और बहुत जल्द वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। मैं ज़मीन आसमान एक करके भी उसका इलाज करवा कर रहूँगी।
और एक बात मेरी माँ से ज़रूर कहिएगा कि मैं और मेरा भाई उसे हर पल याद करते हैं, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। रंजीत से ये बात करने के बाद शर्मिला अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी अचानक रंजीत ने अपने शराब के गिलास से शराब पीते हुए शर्मिला से कहा, देखो तुमसे वादा तो नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचाऊंगा या नहीं, मगर कोशिश ज़रूर करूंगा। मगर शर्मिला इतना ज़रूर याद रखना कि माँ साहब के मिशन से जुड़ने वाली लड़कियां क्या शपथ लेती हैं। जैसे ही रंजीत ने यह बात कही शर्मिला की आंखें चौड़ी हो गई। शर्मिला फटी हुई आंखों से मुड़कर रंजीत की ओर देखने लगी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि रंजीत क्या कहना चाहता था। रंजीत शराब का गिलास अपने हाथ में धीरे धीरे हिलाते हुए शर्मिला की ओर आगे बढ़ा और कुछ देर के लिए बस यूं ही शर्मिला को देखता रहा। शर्मिला ने अचानक अपनी नज़रें झुका लीं और हाँ में अपना सर हिला दिया। शर्मिला ने फिर धीमी और दबी हुई आवाज़ में रंजीत की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि माँ साहब का क्या नियम है। अगर उनके मिशन पर काम करते हुए अगर हम पकड़े गए तो हमें उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान देनी होगी, ताकि हमारे ज़रिए किसी भी तरह से कोई माँ साहब और माँ साहब की मिशन तक ना पहुँच सके। शर्मिला की ये बात सुनते ही रंजीत के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो फिर से खुश नज़र आने लगा। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक। देखो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। तुम अभी काफ़ी कम उम्र की हो, खूबसूरत हो, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे सामने एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है। मगर इतना याद रखना कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मिशन की बदौलत है, और अगर तुम मिशन के कोई काम नहीं आ पाई तो तुम्हारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऊंचे ख़ानदान के घर की बहू बनने के चक्कर में तुम तुम्हारे साथ हुए अत्याचारों को भूल जाओ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ के साथ जितनी भी औरतें माँ साहब के मिशन में जुड़ी हैं, उन सब पर कितने अत्याचार हुए हैं वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीद में उन सभी औरतों का जुनून, उनका जज्बा बेच मत देना। शर्मिला भी अच्छी तरह से जानती थी कि रंजीत उसके और सनी के बीच बढ़ रही नज़दीकियों के बारे में बात कर रहा था, मगर देखते ही देखते शर्मिला की आंखों में जुनून नजर आने लगा। शर्मिला की आंखें लाल होने लगी थी और शर्मिला बड़े ही गुस्से से रंजीत की ओर देखकर कहने लगी, मुझे आज भी हर रात उस पेड़ पर लटकती हुई मेरे पिताजी की लाश दिखती है। मेरी माँ के साथ उन जानवरों ने क्या किया था, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे जिस्म की एक एक खून की बूंद आज भी उन हैवानों की हैवानियत की गवाही देती है, और जब तक इस दुनिया में छुपे हैवानों का मैं खात्मा नहीं कर देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, और ना ही इस मिशन को कॉम्प्रोमाइज़ होने दूंगी। जादुई जड़ी बूटी बहुत जल्द माँ साहब के हाथ होगी। रंजीत की बातों ने शर्मिला के अंदर जुनून भर दिया था। अब शर्मिला की आंखों में कुछ भी कर गुजरने का जुनून दिखाई दे रहा था। शर्मिला के इस अंदाज को देखकर रंजीत को यकीन हो गया कि उसका काम हो गया है। उसके बाद रंजीत ने शर्मिला को वहां से जाने का इशारा किया। जैसे ही शर्मिला रूम नंबर 403 से बाहर निकली, शर्मिला ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कॉरिडोर में यहाँ वहाँ देखने लगी। शर्मिला को तब राहत महसूस हुई जब शर्मिला ने देखा कि पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। ना ही वहाँ कोई स्टाफ नज़र आ रहा था और ना ही कोई कस्टमर नज़र आ रहे थे जिन्होंने शर्मिला को रूम नंबर 403 से बाहर निकलते हुए देखा हो। शर्मिला ने अंदर काफ़ी आंसू बहाए थे, जिसकी वजह से शर्मिला की आंखों की काजल काफ़ी हद तक बिखर गई थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। साथ ही शर्मिला के बाल भी थोड़े बिखर गए थे। शर्मिला को जैसे ही इन सब का एहसास हुआ, वो पहले से ज़्यादा चौकन्नी हो गई। शर्मिला ने अपने गालों से आंसू पोंछते हुए अपने मोबाइल फ़ोन में अपना चेहरा चेक किया और जो काजल थोड़ी सी फैल गई थी उसे ठीक किया। साथ ही साथ जल्दी जल्दी शर्मिला ने अपने बाल भी ठीक किए। वो पहले की तरह बन गई। अपने आप को पूरी तरह से ठीक करने के बाद शर्मिला ने स्टेयरकेस से नीचे उतरना शुरू किया। शर्मिला को इस बात की तसल्ली थी कि किसी ने शर्मिला को रंजीत के रूम में आते जाते हुए नहीं देखा था, मगर शर्मिला नहीं जानती थी कि साये की तरह उसका पीछा कर रहे सनी ने सब कुछ देख लिया था। सनी अब शॉक्ड हो गया था और वो मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर शर्मिला इस रूम के अंदर क्यों गई थी, आखिर क्या काम हो सकता था उसे। सनी वहीं स्टेयरकेस के दरवाजे के पीछे खड़े होकर शर्मिला को सीढ़ियाँ उतरते हुए देख रहा था। शर्मिला ने सनी को नोटिस नहीं किया था, मगर सनी एक ऐसी जगह पर छुपा था जहाँ से वो शर्मिला को आसानी से देख सकता था, मगर शर्मिला उसे नहीं देख सकती थी। सनी काफ़ी देर से शर्मिला के रूम नंबर 403 से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शर्मिला को रूम में इतना वक्त क्यों लगा था।
लगभग पिछले आधे घंटे से सनी वहीं खड़ा शर्मिला के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। आधा घंटा बीत चुका था। उसके बाद शर्मिला कमरे से बाहर आई और अब इस तरह चोरी छिपे सबसे नज़रें बचाते हुए वो नीचे जा रही थी। सनी बुरी तरह से चौंक गया था और उसके मन में अब एक के बाद एक सवाल आने लगे थे। शर्मिला का इस तरह का बर्ताव देखकर सनी के दिल में एक अजीब दर्द का महसूस होने लगा था। सनी ने यह सपने में भी नहीं सोचा था जो आज उसने अपनी आंखों के सामने देखा था। सनी को बहुत देर तक तो यकीन ही नहीं हुआ था कि शर्मिला इस तरह से रूम नंबर 403 के अंदर गई थी। पर जब आधे घंटे तक शर्मिला बाहर नहीं आई तो कहीं ना कहीं सनी के मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगे थे। सनी जहां मन ही मन शर्मिला के बारे में सोच रहा था, वो वहीं शर्मिला धीरे धीरे स्टेयरकेस से उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और सीधे अपने बाल संवार कर लॉबी में दाखिल हुई। सनी भी धीरे धीरे उसका पीछा करता हुआ स्टेयरकेस के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और लॉबी और स्टेयरकेस को जोड़ते हुए दरवाजे के गैप से शर्मिला को रिसेप्शन एरिया की ओर जाते हुए देखने लगा। सनी ने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तब उसे अंदाज़ा हुआ कि शर्मिला की शिफ्ट का टाइम पूरा हो चुका था। शर्मिला स्टाफ को अलर्ट करके चेंजिंग रूम की ओर गई और कुछ देर बाद अपना यूनिफॉर्म बदलकर सादे जीन्स और टी शर्ट में बाहर आई। सनी अभी भी छुप कर शर्मिला को देख रहा था। शर्मिला को सादे लिबास में देखकर भी सनी का दिल पिघल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी मासूम और हसीन चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छिपा हुआ था। शर्मिला की भोली भाली आंखों के पीछे क्या राज छिपे थे, ये सनी जानना चाहता था। इस तरह किसी क्लाइंट के कमरे के अंदर जाना और फिर आधे घंटे के बाद इस तरह से बाहर आने का क्या मतलब हो सकता था। ये कहीं ना कहीं सनी जानता था। जिस लड़की को सनी ने बेहद प्यार किया था, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने सनी देख रहा था और जिसकी कहानी सुनने के बाद सनी का दिल रो उठा था, आखिर उस लड़की का असली चेहरा क्या था, ये सनी जल्द से जल्द जानना चाहता था। सनी को मन हुआ था कि वो अभी के अभी शर्मिला के पास जाए और उससे पूछ ले कि आखिर उसका असली चेहरा क्या है, आखिर वो उस रूम के अंदर क्यों गई थी। पर तभी सनी को एहसास हुआ कि वो ये सारी बातें शर्मिला से किस हक से पूछेगा। उसका कोई हक नहीं बनता था। अगर उसने कहीं रूड होकर मैनेजर बनकर शर्मिला से ये सारे सवाल किए और अगर शर्मिला को बुरा लग गया और उसने नौकरी छोड़ दी तो इस ख्याल से सनी को कहीं ना कहीं डरा दिया था। यही कारण था कि सनी के पांव अपने आप रुक गए थे। वहाँ प्रेसिडेंशियल सूट में रिया अभी भी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर बड़े ध्यान से कुछ देख रही थी। रिया ने कभी इतनी तैयारी अपने एग्ज़ाम के लिए भी नहीं की थी जितनी वो इस वक्त करती हुई नज़र आ रही थी। रिया बार बार अपने लैपटॉप स्क्रीन में कुछ देखकर अपनी एक छोटी सी रफ बुक में कुछ लिख रही थी। दोनों भाई रिया को इस तरह देखकर काफ़ी हैरान थे। रिया ने दोनों भाइयों को धमकी दे दी थी कि वो रिया को किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना करें। आर्यन और अलेक्जेंडर अपनी बहन को प्रेसिडेंशियल सूट के प्राइवेट टेरेस गार्डन में खड़े होकर देख रहे थे। रिया बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती और फिर अपनी रफ बुक में कुछ नोट डाउन करती थी। तभी आर्यन अलेक्जेंडर के एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी बहन के लिए कितने परेशान थे। मन ही मन दोनों भाइयों को ये लगने लगा था कि उनकी बहन की मानसिक परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। कई सालों से रिया वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में अपना दिन रात गुजारती थी और आज उस वर्चुअल गेमिंग की दुनिया की वजह से ही रिया वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच में फ़र्क महसूस करना भूल चुकी थी। आर्यन और अलेक्जेंडर को ज़्यादा ही परेशान लग रहा था। अलेक्जेंडर ने अपने आप को रिया और आर्यन का बड़ा भाई मान लिया था। हालांकि तीनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, एक ही साथ हुआ था, मगर अलेक्जेंडर ने अपने आप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो अपने छोटे भाई बहन का हमेशा ही ख्याल रखेगा। अलेक्जेंडर को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें रिया को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अलेक्जेंडर ने अपने एक हाथ की मुट्ठी दूसरे हाथ पर मारते हुए कहा, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ आर्यन, रिया को अगर जल्द से जल्द ये बताया नहीं गया कि वो जो कुछ भी सोच रही है, समझ रही है, वो सब कुछ गलत है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसके दिमाग पर इन सारी बातों का गहरा असर हो जाए। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि ज़्यादा मोबाइल गेमिंग खेलने वाले बच्चे कभी कभी अपनी गेमिंग के कैरेक्टर में और खुद में फ़र्क करना भूल जाते हैं। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने आगे कहा, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके गेम में जो कैरेक्टर है वो उनके लिए खेलता है, जो खुद ही वो कैरेक्टर है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही खतरनाक वर्चुअल मोबाइल गेम निकली थी जिसमें कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया था।
ऐसी गेम्स अक्सर बच्चों के दिमाग पर अपना कब्जा कर लेती हैं और बच्चे कुछ दिनों के खेल के बाद ये समझने लगते हैं कि उनकी गेमिंग की दुनिया ही उनकी असली दुनिया है। ये बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक सपने की तरह है। ये गेम खिलाने वाले कभी कभी इतने खतरनाक होते हैं कि वो बच्चों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जिस दिन वो अपने आप को ख़त्म कर देंगे उस दिन वो मोबाइल की वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश कर लेंगे। जहां उनकी ये ज़िंदगी ख़त्म होगी वहीं से उनकी असली वर्चुअल गेमिंग की दुनिया शुरू होगी। आर्यन भी ऐसे किस्सों के बारे में भी अच्छी तरह से जानता था। पिछले दिनों देश और विदेश में कई टीनेजर बच्चों ने एक गेम का इतना एडिक्शन बना लिया था कि उस गेम को वो अपनी असली ज़िंदगी समझने लगे और इस गेम के एक टास्क के तौर पर उन्हें कहा जाता था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी थी और अगर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेंगे तभी वो गेम में अगले लेवल तक पहुंच पाएंगे। बच्चे गेम के साथ इतने अटैच हो गए थे कि उन्होंने अगले लेवल पर पहुंचने के लिए सचमुच अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के चेहरों पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर हमारी मम्मा की याददाश्त खोई नहीं होती तो मुझे यकीन है कि मम्मा ही रिया का इलाज आसानी से कर सकती थी, क्योंकि जहाँ तक इस दुनिया में न्यूरो साइंस का कोई सबसे बेहतरीन डॉक्टर है तो वो सिर्फ मम्मा ही हैं। मम्मा आसानी से रिया के इस होलोसिनेशंस और रियलिटी के बीच झूल रही ज़िंदगी को सही पटरी पर ले आती। आर्यन को अलेक्जेंडर की बात अच्छी तरह से समझ में आ रही थी और अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, मम्मा की याददाश्त कब वापस लौटेगी ये तो हम भी नहीं जानते, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मम्मा की याददाश्त लौटने से पहले रिया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। आर्यन की बात पूरी होने से पहले ही अलेक्जेंडर ने आर्यन की पीठ थपथपाते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। जब तक उसका ये बड़ा भाई जिंदा है रिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों भाइयों को ही मिलकर अब कोई रास्ता निकालना होगा। जब रिया के दो बड़े भाई रिया की सिचुएशन की गंभीरता समझकर रिया की मदद करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तभी रोहित के बेडरूम में अनिका लगातार यहाँ वहाँ घूमते हुए कोई ऐसा सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिससे अनिका को रोहित की असलियत के बारे में पता चले। अनिका ने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था और रोहित के वार्डरोब से लेकर पलंग के नीचे अनिका ने हर चीज़ की छानबीन की थी, ये पता लगाने के लिए कि कहीं कमरे से कोई ऐसा सुराग मिले जिससे रोहित के असली मंसूबों के बारे में उसे पता चले। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था, कभी भी रोहित वापस लौट सकता था। रोहित के लौटने से पहले अनिका को कोई ऐसा सुराग ढूंढना था जिससे ये पता चल सके कि रोहित का असली चेहरा क्या था। श्रेया ने रोहित को मर्डरर कहा था। अनिका ने एविडेंस की ट्रे में वो शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े देखे थे जो उसे रोहित के बेडरूम में नजर आए थे, मगर इस वक्त पूरे बेडरूम में अनिका को वहीं शराब की बोतल तो नहीं दिखाई दी, मगर अनिका को एक साइड टेबल के ड्रॉअर से एक सिगार का बॉक्स जरूर मिला था। अनिका ने जब उस बॉक्स से सिगार निकाल कर देखा तो उसे यूँ महसूस हुआ कि ये वही सिगार थी जिसके टुकड़े उसने एविडेंस ट्रे में देखे, मगर अनिका ये भी जानती थी कि ये कोई इंसिडेंस भी हो सकता था कि किसी एक ही तरह के सिगार कई लोग पीते हों। अनिका को ज़्यादा आश्चर्य उस इंसिडेंट पर था कि एक ही तरह के सिगार के साथ एक ही तरह के शराब पीने वाले लोग इस वक्त मनाली में कितने हो सकते थे। तभी प्रेसिडेंशियल सूट का मेन डोर अचानक अनलॉक हुआ। टेरेस गार्डन में बैठे अलेक्जेंडर और आर्यन की नज़र कमरे में आए उनके डैड पर पड़ी। जब रोहित ने देखा कि तीनों बच्चे अपने अपने काम में बिजी थे तो रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन के पास आकर पूछा, ये रिया क्या कर रही है? इतना कहकर रोहित रिया की तरफ देखने लगा। तभी अलेक्जेंडर ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए रोहित से कहा, वो रिसर्च कर रही है, वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि एक ही वक्त पर एक आदमी दो अलग अलग जगह पर कैसे दिख सकता था। अलेक्जेंडर की बात सुनकर रोहित ने उन्हें एक हल्की सी मुस्कान देते हुए पूछा, और तुम्हारी मम्मा वो कहाँ है? आर्यन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मम्मा थक गई थी इसलिए वो बेडरूम में जाकर आराम कर रही हैं। आर्यन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित भी अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। दोनों भाइयों ने देखा कि रोहित भी पूरे दिन की थकान महसूस कर रहा था। रोहित जब अपने बेडरूम के पास तक पहुंचा और उसने दरवाजे की हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो चौंक गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि दरवाज़ा अंदर से लॉक किया गया था। रोहित ज़्यादा देर तक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करके अनिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रोहित ने सोचा कि अगर अनिका थक गई होगी तो शायद वो कुछ देर आराम करने की कोशिश कर रही होगी। ऐसे में रोहित उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।
रोहित मन ही मन यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से अनिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऊपर से जब से उसके साथ पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई थी, तब से लेकर अब तक अनिका और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी और थक गई थी। रोहित ने अनिका के मन को हल्का और मूड को फ्रेश करने के लिए मनाली वैकेशन पर लाया था, पर यहाँ आने के बाद अनिका के साथ उल्टा ही हो गया था। रोहित ने सोचा कि जब अनिका सामने से दरवाज़ा खोलकर बाहर आएंगी, तब ही रोहित अपने कमरे में जाएगा, इसलिए वो दरवाजे से पीछे हटने लगा। मगर जैसे ही रोहित ने अपने कदम पीछे लेना शुरू किया, अचानक रोहित के बेडरूम का दरवाज़ा खुला और अनिका ने रोहित को देखते हुए कहा, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि रूम इधर से लॉक है, वो ज़रा मेरी आंख लग गई थी। इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर पाती, रोहित ने देखा कि अनिका के चेहरे पर घबराहट नज़र आ रही थी। अनिका के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें नज़र आ रही थी। रोहित ने अनिका को इस तरह परेशान देखा तो वो समझ गया कि अनिका इस वक्त मन ही मन क्या सोच रही होगी। इस कारण से रोहित ने अनिका से कहा, अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैंने अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो। बच्चों ने कहा कि तुम अंदर आराम कर रही हो, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। इतना कहने के बाद रोहित अनिका को देखने लगा। अनिका ने भी अपने बाल संवारते हुए हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बिस्तर पर लेटते ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अनिका के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी। अनिका ने अंदर फिर वही सिगार का बॉक्स देखा था, जिस तरह के सिगार एविडेंस ट्रे अनिका को नज़र आई थी। इस कारण से अनिका का मन काफ़ी उलझन में था। आजकल अनिका के साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि जहां वो रोहित पर यकीन करना शुरू करती थी, तभी उसे रोहित के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल जाती कि अनिका को रोहित पर शक होने लगता। जो अनिका याददाश्त खोने से पहले रोहित पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, वहीं अनिका अब हर पल रोहित पर शक करने लगी थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि आखिर रोहित का असली चेहरा क्या था और वो किस पर भरोसा करे, रोहित की आंखों में जो सच दिखाई देता था उस पर, या फिर कुछ लोग जो रोहित के खिलाफ बातें करते थे उस पर। अनिका का मन दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा कहता था कि रोहित अच्छा इंसान है और अनिका को रोहित पर भरोसा करना चाहिए, तो वहीं दूसरा हिस्सा कहता था कि रोहित के इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जो हर कोई नहीं देख सकता था। इस वक्त रोहित अनिका के सामने खड़ा था। अनिका की सांसें अब थोड़ी नॉर्मल हो रही थी, उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। इससे पहले कि रोहित अनिका के साथ कुछ और बात कर पाता, अचानक ही डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप के सामने बैठी रिया ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हुए रोहित और अनिका की ओर देख कर कहा, मम्मा, डैडी, यहाँ आइए जल्दी, मुझे पता लग गया कि छत पर मुझे मम्मा कैसे दिखाई दी। रोहित और अनिका दोनों ही रिया की बात सुनकर हैरान हो गए। दोनों ने शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखा। टेरेस गार्डन में बैठे अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी रिया की ये बात सुनी। रिया की बात सुनने के बाद वो भी काफ़ी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहन इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थी। उनको पता था कि इस बार रिया काफ़ी टाइम से लैपटॉप में किसी बात की रिसर्च कर रही थी और अपने रिसर्च की रीडिंग भी नोट डाउन कर रही थी। जब रोहित और अनिका रिया के पास पहुंचे, तब रिया ने लैपटॉप स्क्रीन और अपनी नोटबुक उनके सामने दिखाते हुए कहा, मम्मा, डैडी, मुझे पता लग गया है कि मुझे उस गुलेरिया हाउस के टेरेस पर मम्मा कैसे दिखाई दी थी। इतना कहकर रिया कभी रोहित की ओर देखती तो कभी अनिका को। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि रिया काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। रिया की आंखों में चमक देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी हैरान थे। डैडी, आप ये देखिए ना, रिया ने रोहित की ओर देखकर कहा। रिया की बात सुन रोहित हैरान होकर लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखने लगा। रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि रिया एक साथ कई सारी रिसर्च कर रही थी। क्वांटम फिजिक्स का खुला हुआ पेज देखकर रोहित हैरान हो गया। इतनी सी उम्र में रिया कितनी बातें सोच रही थी, ये बात ही रोहित को हैरान करने के लिए काफ़ी थी। उसके मन में अपनी बेटी को लेकर कई सारे ख्याल उठने लगे। इससे पहले कि रोहित रिया को कुछ समझाने की कोशिश करता, रिया ने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, पापा, देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी कि मम्मा का कोई क्लोन है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, और हम सब ये भी जानते हैं कि ह्यूमन क्लोन बनाना कितना आसान हो गया है। और मुझे लगता है कि मम्मा इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इसलिए किसी ने मम्मा का क्लोन बनाया है। पापा, क्या आप जानते हैं कि क्लोन हूबहू हम जैसा ही दिख सकता है? उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका
उसके लुक्स, उसके फीचर्स, उसकी आंखें, उसकी नाक, सब कुछ हमारी तरह हो सकता है। इतना कहने के बाद रिया ने रोहित की तरफ देखकर सीरियस होते हुए कहा, पापा मुझे लगता है कि ज़रूर मम्मा का किसी ने क्लोन बनवाया है। आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हो? इतना कहने के बाद रिया रोहित को गौर से देखने लगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके पापा उसकी बात पर क्या जवाब देते हैं। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा करना आज के ज़माने में ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मगर रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि किसी का क्लोन बनाना इतना आसान भी नहीं था। मगर कहीं ना कहीं रिया की बात में रोहित को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया था कि शायद रोहित के और अनिका के दुश्मन अनिका का क्लोन बनाकर अनिका के साथ उस क्लोन की जगह बदलने की कोशिश करें। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन फिर से आंखों ही आंखों में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए कहने लगे थे जैसे कि उनकी बहन को बचाने के लिए अब जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत थी। एक तरफ रिया की बातों ने रोहित और बाकी सब को सोचने पर मजबूर कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से निकलकर शर्मिला एक रिक्शा में बैठकर अपने घर जा रही थी। शर्मिला जहां रहती थी वो घर पैराडाइज इंटरनेशनल होटल से लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। मनाली शहर के बीचों बीच तालाब से होते हुए रिक्शा पुराना लकड़ी बाजार से होते हुए आगे बढ़ रही थी। काफ़ी दिनों बाद शर्मिला को अपनी माँ की कोई खबर मिली थी। भले ही शर्मिला को अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी रंजीत ने, मगर अपनी माँ का जिक्र आने के बाद शर्मिला का मन काफ़ी भारी हो चुका था। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि दूसरे की नज़रों में कई सालों पहले ही उसकी माँ मर चुकी थी, मगर शर्मिला का दिल अभी भी जानता था कि उसकी माँ इस दुनिया में कहीं पर सांस ले रही थी। शर्मिला मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि एक दिन वो अपनी माँ से मिल सके, कम से कम ज़िंदगी में एक बार शर्मिला वापस अपनी माँ का मुंह देख सके। ये प्रार्थना रोज़ शर्मिला मन ही मन ऊपर वाले से किया करती थी। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि माँ साहब के गिरोह में एक बार जाने के बाद कोई भी औरत दोबारा कभी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट नहीं सकती थी। शर्मिला की माँ अब उस काली दुनिया का हिस्सा थी जो माँ साहब ने कमज़ोर और पिछड़ी हुई औरतों के लिए बनाई थी। सूर्यास्त हो चुका था और मनाली की गलियों में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। शर्मिला का रिक्शा जिस गली से गुजर रहा था वहाँ स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था। शर्मिला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और रिक्शा ड्राइवर मिरर में जब भी शर्मिला को देखता तब उसे ऐसा लगता कि शर्मिला अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शायद झगड़ा करके आई थी और इसलिए इतने आंसू बहा रही थी। आमतौर पर शर्मिला की उम्र की लड़कियां इसी वजह से ज़्यादा आंसू बहाया करती थी, इसलिए रिक्शा वाले ड्राइवर ने भी शर्मिला के आंसुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रिक्शा चलाने में ही अपना ध्यान रखना उसने सही समझा। कुछ देर में शर्मिला ने रिक्शा वाले को रिक्शा रोकने को कहा। रिक्शा जिस जगह पर रुकी थी वो जगह काफ़ी ऊंचाई पर बनी थी। रिक्शा वाले को पैसे देने के बाद शर्मिला एक सुनसान गली से अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगी। शर्मिला जिस गली में रहती थी वहाँ काफ़ी छोटे छोटे बंगले बने हुए थे, मगर ज़्यादातर बंगले शहर में रहने वाले लोगों ने अपने वैकेशन हाउस के नज़रिए से बनाए थे, इसलिए ज़्यादातर बंगले खाली थे, जिसकी वजह से वो जगह काफ़ी ज़्यादा सुनसान नज़र आ रही थी। आसपास इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि हल्की सी हवा भी अगर चलती तो हवा की सरसराहट की आवाज़ कानों को सुनाई दे रही थी। मगर अपनी माँ के लिए गहरी सोच में डूबी शर्मिला के कानों पर शर्मिला का पीछा कर रहे किसी के कदमों की आवाज़ नहीं पड़ रही थी। कोई था जो शर्मिला का पीछा बहुत देर से कर रहा था। वो लगातार शर्मिला का पीछा किए जा रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सनी था। सनी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से ही शर्मिला का पीछा करते हुए आज शर्मिला के घर तक पहुंचना चाहता था। सनी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो आज ये जानकर रहेगा कि आखिर शर्मिला कौन थी और क्या शर्मिला ने सनी को जो कहानी सुनाई थी वो सच थी या झूठ। धीरे धीरे सनी बड़ी ही होशियारी से शर्मिला का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहा। शर्मिला के कानों पर अब तक सनी के कदमों की आहट नहीं पड़ी थी, मगर अचानक ही सनी का पांव एक पत्थर से टकराया और पत्थर उछलकर पास पड़े एक टीन के डिब्बे से टकराया, जिसकी वजह से पूरी तरह से सुनसान गली में अचानक ही टीन के डिब्बे की आवाज़ गूंजने लगी। अचानक हुई आवाज़ की वजह से गली में आसपास के कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। अपने ख्यालों में खोई हुई शर्मिला अचानक ही अपनी सोच से बाहर निकली और घबरा कर यहाँ वहाँ देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही इतने सारे कुत्ते एक साथ भौंकने क्यों लगे थे। जब शर्मिला ने मुड़कर देखा तो उसे पीछे कोई नज़र नहीं आया। अब आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए
शर्मिला फिर से अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही सनी का पांव पत्थर से टकराया, सनी ने अपने आप को एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुपा लिया, जिससे शर्मिला की नज़र सनी पर ना पड़े। बड़ी ही होशियारी से सनी दीवार के पीछे से झांक कर शर्मिला को देख रहा था। शर्मिला ने अपने पर्स से अपने घर की चाबी निकाली और एक छोटे से मकान का गेट खोलकर उस मकान के बरामदे में चली गई। शर्मिला जहाँ रहती थी वो एक छोटा सा मकान था, जिसके आगे एक छोटा सा गार्डन था। गार्डन के आगे जो गेट था उस पर ताला लगा था। शर्मिला ने अपनी पर्स से चाबी निकाल कर उस ताले को अनलॉक किया और गार्डन से होते हुए घर की मेन डोर तक पहुंची। सनी धीरे से अपने आप को छुपाते हुए शर्मिला के मकान के ठीक बगल में जा पहुंचा। शर्मिला ने दरवाजे का ताला खोलकर आंगन में पड़ी एक प्लास्टिक की बैग उठाई और घर के अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद होने के बाद सनी भी धीरे धीरे शर्मिला के घर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। काफ़ी होशियारी से यहाँ वहाँ देखते हुए सनी शर्मिला के घर के गार्डन में दाखिल हुआ। किसी भी तरह की कोई आवाज़ ना करते हुए धीमे कदमों से सनी शर्मिला के घर की ओर आगे बढ़ने लगा। सनी को पता था कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था, इसलिए आंगन की दीवार को कूदते हुए सनी घर के पीछे वाले हिस्सों के पास आने लगा। एक बेहद पतले रास्ते से होता हुआ सनी घर के पीछे वाले दरवाजे को ढूंढता हुआ जा रहा था। तभी सनी ने देखा कि एक खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। सनी धीरे धीरे उस खिड़की के पास गया और बड़ी होशियारी से सनी ने खिड़की से झांक कर देखा, मगर सनी ने जब शर्मिला के घर के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सनी बड़ी ही होशियारी से शर्मिला का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। शर्मिला को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सनी उसका पीछा कर रहा था। सनी को पहले तो इस बात को लेकर शक था कि शर्मिला ने अपने अपाहिज भाई के बारे में जो भी बातें कही थी वो सच थी या नहीं, मगर जब बड़ी ही सावधानी से सनी ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला जिस घर में दाखिल हुई थी उस घर में एक पुराने से बिस्तर पर एक 19-20 साल का लड़का बिल्कुल अकेला और बेसहारा लेटा हुआ नजर आ रहा था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर को लकवा मार चुका था। होंठ एक तरफ गिरे हुए नजर आ रहे थे और बड़ी बड़ी आंखों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ नजर आ रही थी। उस शख्स को देखते ही सनी को अजीब लगने लगा। सनी के मन में एक साथ कई सारे सवाल चलने लगे। सनी को अब कहीं न कहीं अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने शर्मिला पर शक किया और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया। पर वहीं सनी के दिमाग में अगले ही पल ये भी ख्याल आता है कि आखिर शर्मिला चोरी छिपे रूम नंबर 403 में क्यों गई थी, आखिर क्या कारण रहा होगा। सनी की आंखें लगातार शर्मिला के भाई पर टिकी हुई थी। उसने देखा कि शर्मिला के आते ही उसका भाई शर्मिला से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जिस तरह से बात कर रहा था सनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शर्मिला ने अपना पर्स और बाकी सामान टेबल पर रखते हुए उस लड़के से कहा, हाँ अशोक, मैं आ गई हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे 5 मिनट देना, मैं अभी तैयारी करके तुम्हें खाना खिलाती हूँ। उसकी बात सुन शर्मिला का भाई कुछ इशारे करके शर्मिला को कुछ बताने की कोशिश करने लगा। सनी ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर शर्मिला और उसके भाई पर दया आ रही थी। आज ना जाने क्यों, मगर सनी को शर्मिला के लिए बुरा लग रहा था। सनी आज समझ पा रहा था कि ज़िंदगी का असली दर्द क्या होता है। शर्मिला की बात सुनने के बाद वो लड़का फिर से शर्मिला से कुछ कहने की कोशिश करने लगा। तभी शर्मिला ने उसकी बात समझते हुए कहा, कोई बात नहीं है अशोक, मैं अभी तुम्हारा डायपर बदल देती हूँ। उस लड़के की हालत देखकर सनी समझ गया था कि वो लड़का अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं था। ना ही वो बाथरूम जाने के लिए खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर बाथरूम जा सकता था और ना ही वो कुछ कर सकता था। उस लड़के की पूरी लाइफ अपनी बहन शर्मिला पर डिपेंड थी। शर्मिला और उसके भाई को देखते हुए सनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शर्मिला के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो काफ़ी गलत था। सचमुच शर्मिला का भाई अपंग था, लाचार था और जिसकी देखरेख का जिम्मा अकेले शर्मिला के कंधों पर था। शर्मिला भी बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई की देखभाल कर रही थी। सनी को तो इस बात से भी हैरानी हो रही थी कि उसका भाई जो भी कुछ कह रहा था उसे समझ पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसके गले में आवाज़ तो थी नहीं, मगर उसके शरीर को बुरी तरह से लकवे ने जकड़ कर रखा था, जिसकी वजह से उसका बोल पाना नामुमकिन था। मगर गले की आवाज़ के ज़रिए शर्मिला ये समझ जाया करती थी कि उसका भाई क्या कहना चाहता था। अपने भाई को फ्रेश कपड़े पहनाने के बाद शर्मिला ने पुराने कपड़े बगल में रखी एक बाल्टी में डाले
और बाथरूम की ओर चली गई। अपने हाथ धोने के बाद शर्मिला फिर से हॉल में आई और अपने भाई से कहने लगी, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ज़्यादा दिनों तक तुम्हें इस बिस्तर पर लेटना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द तुम बाकी लोगों जैसे चलने फिरने लगोगे। तुम्हारे दुख के दिन अब बहुत ही जल्द ठीक होने वाले हैं। कहते हुए शर्मिला ने अपने पर्स से रुपयों की एक गड्डी निकाली, जिसे देखकर सनी के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी। शर्मिला के पर्स में कम से कम 30 से 40 हज़ार कैश थे। सनी जानता था कि आज न तो शर्मिला की तनख्वाह का दिन था और न ही शर्मिला को जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें इतने सारे कैश एक साथ रख पाना उसके लिए मुमकिन था। शर्मिला ने नोटों की गड्डी को कबर्ड में रखते हुए अपने भाई से कहा, देख लेना अशोक, बहुत जल्द मैं तुम्हारा इलाज करवा कर तुम्हें अपने पैरों पर फिर से खड़ा कर दूंगी। और हाँ, मैं कह देती हूँ, इसके बाद मैं ये नौकरी वैकरी नहीं करने वाली। तुम ही कोई नौकरी ढूंढना और घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेना। अब मुझे भी आराम करने मिलेगा या नहीं, बताओ। शर्मिला की बात सुनने के बाद अशोक बिस्तर पर लेटा हुआ अपने गले से एक किस्म की आवाज़ निकालने लगा, जिसे समझ पाना सनी के लिए नामुमकिन था। मगर अपने भाई की बात समझते हुए शर्मिला ने उसके भाई की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे शादी के सपने देखना भूल जाओ, क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाली। मेरे नसीब में जो मेरे लिए लिखा था वो होकर रहेगा, मगर तुम्हारे लिए मैं किस्मत से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या समझे। शर्मिला की बात सुनने के बाद शर्मिला का भाई अपनी आवाज़ और तेज़ करके शर्मिला को कुछ कहने लगा। सनी को तो उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, मगर अशोक की आवाज़ तेज़ होने पर शर्मिला ने अशोक से कहा, अरे अब चुप भी हो जाओ, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो और मेरी शादी के सपने हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ, चुपचाप से खाना खाओ और सो जाओ। ये कहने के बाद शर्मिला किचन में जाने लगी। इसी बीच उसे एक पल के लिए लगा कि खिड़की के पास कोई है। शर्मिला को जैसे ही ऐसा एहसास हुआ वो अपनी जगह पर रुक गई। उसने खिड़की की तरफ देखकर कहा, कौन है वहाँ। शर्मिला ने जैसे ही ये कहा, खिड़की के पास छुपे सनी की हालत ख़राब हो गई। वो नहीं चाहता था कि शर्मिला उसे वहाँ इस हाल में देख ले, नहीं तो ना जाने शर्मिला सनी के बारे में क्या सोचेगी। सनी इस वक्त मन ही मन यही सोचे जा रहा था। उसके हाथ पांव सून पड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस वक्त ऐसी हालत में फंस गया था कि वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। वहीं शर्मिला लगातार खिड़की की ओर देख रही थी। उसे मन ही मन अजीब सा लग रहा था। काफ़ी देर तक अपनी जगह पर खड़े रहने के बाद शर्मिला अचानक से खिड़की की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जैसे जैसे खिड़की के पास आ रहे थे, सनी की हालत ख़राब हो रही थी। उसे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सनी मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर शर्मिला ने उसे देख लिया तो वो उसे क्या जवाब देगा और क्या कहेगा कि वो इस जगह पर क्या कर रहा था। इधर शर्मिला खिड़की के एकदम पास पहुंच चुकी थी। वो खिड़की से झांक कर देखने ही वाली थी, इतने में उसका भाई फिर से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। आवाज़ सुन शर्मिला का ध्यान भटक गया। वो पीछे मुड़ी तो देखा उसका भाई अशोक हाथ से खाने का इशारा कर रहा था। उसका इशारा देखते ही शर्मिला जल्दी से किचन के अंदर भाग कर गई और खाना बनाने लगी। शर्मिला के जाते ही सनी की सांस में सांस आई, पर उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। पर मन ही मन सनी अशोक का शुक्रिया कर रहा था। सनी वहीं खिड़की के पास खड़ा अशोक को देख रहा था। तभी सनी की नज़र कबर्ड की तरफ गई। वो सब कुछ भूलकर पैसों के बारे में सोचने लगा। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे रुपए अचानक शर्मिला को कहाँ से मिले थे। शर्मिला रूम नंबर 403 में दाखिल हुई थी और उसके बाद काफ़ी देर के बाद वो बाहर निकली थी। मन ही मन सनी ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं पैसों की तंगी और भाई की ऐसी हालत की वजह से शर्मिला ने कोई ऐसा रास्ता तो नहीं अपना लिया था जो उसके चरित्र को दागदार कर दे। इस बात को सोचने भर से ही सनी का पूरा शरीर सिहर जाता था। उसे मन ही मन शर्मिला के लिए डर लगने लगता था। वो नहीं चाहता था कि शर्मिला कोई गलत रास्ते पर जाए, वो भी पैसों की तंगी के कारण। सनी शर्मिला की मजबूरी अच्छी तरह से समझ पा रहा था और इस वक्त सनी को यही लग रहा था कि अपने भाई का इलाज करने के लिए शायद शर्मिला ने पैसे कमाने का एक आसान तरीका अपनाया था। सनी के मन में जब ये ख्याल आने लगा, तब सनी ने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखकर अपना ही सर जोर से खिड़की के बगल वाली दीवार पर पटक दिया। इस वक्त सनी शर्मिला से भी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर पा रहा था। सनी मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। बस वो किसी तरह शर्मिला के भाई का इलाज करने में उसकी मदद करके शर्मिला को ऐसी दर्द भरी ज़िंदगी से आज़ादी देना चाहता था।
हालांकि सनी के मन में अब भी शर्मिला के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। वो किसी भी हालत में शर्मिला को अपनाने के लिए तैयार था। सनी जानता था कि शर्मिला जो कुछ भी कह रही थी या कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और भाई की बीमारी से लड़ने के लिए कर रही थी। हालांकि सनी जो कुछ भी समझ रहा था वो सब कुछ गलत था। शर्मिला के पास जो पैसे आए थे वो रंजीत ने ज़रूर दिए थे, मगर वो पैसे दमयंती देवी यानी कि माँ साहब ने भिजवाए थे। शर्मिला की माँ जैसी हजारों पीड़ित औरतों को एकजुट करके दमयंती देवी ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था और उसी काले साम्राज्य के जरिए दमयंती देवी करोड़ों रुपए कमाती थी। मगर उन करोड़ों रुपयों में से लाखों रुपए वो उन बेबस औरतों के परिवारों में बांट दिया करती थी, ताकि उन औरतों का दमयंती देवी पर विश्वास हमेशा बना रहे और वो दमयंती देवी के इशारे पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने से भी पीछे ना हटे। दमयंती देवी का असली मकसद वहाँ रह रही औरतों में से कोई नहीं जानता था। बस वो दमयंती देवी को अपनी ज़िंदगी का मसीहा समझकर दमयंती देवी के द्वारा कही हर बात को चुपचाप फॉलो करती थी। एक तरह से उन बेबस औरतों के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचता था। दमयंती देवी घूंघट वाली औरतों को उकसाकर कई ऐसे काम करवाती थी जो घूंघट वाली औरतों को लगता था कि समाज के कल्याण के लिए कर रही थी, मगर असलियत में दमयंती देवी बड़े बड़े पॉलिटिकल मर्डर्स, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे धंधे करके करोड़ों रुपए कमाती थी। उन भोली भाली औरतों को सिर्फ यही लग रहा था कि वो जिनको मार रही हैं, जिन्हें किडनैप कर रही हैं, वो भी एक तरह से समाज के उन लोगों में से थे जो कमज़ोर और पीड़ितों पर जुल्म करते थे। मगर बदला लेने का झांसा देखकर दमयंती देवी असलियत में उन औरतों के हाथों से ऐसे जुर्म करवाती थी जिनके लिए दमयंती देवी को बड़ी बड़ी सुपारी और बड़ी बड़ी फिरौती के पैसे मिलते थे। इसी तरह तो दमयंती देवी ने अपने पाप का साम्राज्य फैला कर रखा था। काम करने वालों के लिए दमयंती देवी मसीहा थी और कानून की किताबों में वो सारी की सारी औरतें मर चुकी थी, और जब जुल्म करने वाला जिंदा ही नहीं था तो सज़ा मिलने का सवाल ही नहीं होता था। अब दमयंती देवी के काले साम्राज्य का पता बाहर की दुनिया वालों को बिल्कुल नहीं था और ना ही दमयंती देवी ने अपने जिंदा होने की खबर किसी तक पहुंचने दी थी। रंजीत योगराज का राइट हैंड आदमी था और दमयंती देवी भी रंजीत के जरिए ही सारे कॉन्ट्रैक्ट उठाती थी। लोगों के दिलों में रंजीत की दहशत थी। लोग ये नहीं जानते थे कि उस दहशत के पीछे का असली नाम दमयंती देवी था। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये भी जानते थे कि रंजीत योगराज का ज़्यादा फेवर करता था, मगर लोग ये नहीं जानते थे कि दरअसल रंजीत योगराज और दमयंती देवी के हाथों की कठपुतली था। शर्मिला के घर के बाहर खिड़की के पास खड़ा मायूस सनी अपने दिल में भारी बोझ लेकर धीरे धीरे अपने कदम शर्मिला के घर से बाहर से ले जाने लगा। सनी के दिल में बस अभी एक ही बात चल रही थी कि जिस तरह शर्मिला ने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपने भाई को अपने पैरों पर खड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ली थी, उसी तरह सनी शर्मिला की ज़िंदगी फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। आमतौर पर लड़की की मजबूरी ना समझते हुए अगर किसी भी लड़के को लड़की के इस पहलू के बारे में पता चले तो शायद वो उसे दोबारा ज़िंदगी में कभी देखना भी पसंद ना करे। मगर सनी के दिल में शर्मिला के लिए इज्जत इतनी बढ़ गई थी कि वो अब शर्मिला के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार था और शर्मिला की ज़िंदगी संवारने के लिए सनी किसी भी हालत में V16 पाउडर हासिल करना चाहता था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में जब सुबह अनिका की आंखें खुली तो उसने देखा कि बेडरूम में रोहित कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अनिका चौंक कर जाग गई और अपनी जगह पर बैठ गई। अनिका ने जब ध्यान से पूरे कमरे में देखा तब उसे एहसास हुआ कि ना तो वॉशरूम की लाइट जल रही थी और ना ही रोहित टेरेस गार्डन में कहीं दिखाई दे रहा था। रोहित को कमरे में ना देखकर अनिका एकाएक ही चौंक गई थी। उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगे। अनिका को लगा कि कहीं रोहित किसी काम से तो नहीं गया है। अनिका मन ही मन कुछ सोच रही थी। इतने में उसका ध्यान लाइट लैंप की तरफ गया। अनिका ने जब लाइट लैंप ऑन करके देखा तब उसे एहसास हुआ कि अभी सुबह के 5 बजे थे। वक्त देखने के बाद अनिका का चेहरा बदल गया। अनिका काफ़ी हैरान हो गई। कुछ देर तक वो गहरी सोच में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफ़ी देर तक गहरी सोच में डूबने के बाद अचानक से अनिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अनिका जल्दी से अपनी जगह से उठकर टेरेस गार्डन की ओर गई और चारों तरफ देखने लगी। अनिका को इस वक्त टेरेस गार्डन के सामने एक बड़ा सा पहाड़ बर्फ़ में घिरा नजर आ रहा था। उसके आसपास कोहरा छाया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा का झोंका अनिका के बदन से टकरा रहा था। सुबह का ये वक्त बेहद ही आकर्षक लग रहा था, पर अनिका का ध्यान इन सब में नहीं था, बल्कि उसकी नज़रें बस रोहित की तलाश में थी। अनिका ने चारों ओर
जब गौर से देखा तब उसे रोहित कहीं नजर नहीं आया। अब अनिका सोचने लगे कि आखिर रोहित इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया। तब कुछ पल के बाद अचानक से अनिका को वॉशरूम का ख्याल आया। वॉशरूम की लाइट बंद होने के बावजूद अनिका ने धीरे से जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तब उसे एहसास हुआ कि वॉशरूम में भी कोई नहीं था। इसका मतलब था कि रोहित जाग गया था और बेडरूम से निकल चुका था। अनिका ने जब बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर प्रेसिडेंशियल सूट के लिविंग एरिया में हर तरफ देखा तब उसे रोहित वहाँ भी नहीं नजर आया था। अनिका तेजी से बड़े से टेरेस गार्डन में गई मगर रोहित वहाँ भी नहीं था। तभी अचानक से अनिका को ख्याल आया कि हो सकता है कि रोहित बच्चों के कमरे में हो। ये ख्याल आते ही अनिका दौड़कर बच्चों के कमरे की तरफ गई। अनिका ने धीरे से बच्चों के बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा तो तीनों बच्चे अपने अपने बिस्तर पर बड़े ही आराम से सोए हुए थे। रोहित वहाँ भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अनिका इस बात को लेकर हैरान थी कि रोहित सुबह सुबह 5 बजे अचानक कहाँ चला गया था। अनिका ने जब प्रेसिडेंशियल सूट का मेन दरवाज़ा खोला तब बाहर तैनात नाइट ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स अचानक अलर्ट हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर अनिका के पास आया और कहने लगा, यस मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? इतना कहकर वो गार्ड अनिका की ओर सावधानी से देखने लगा। अनिका हैरान होकर कुछ देर तक यहाँ वहाँ देखने लगी और फिर दबी हुई धीमी आवाज़ में अनिका ने अपने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या रोहित यहाँ से? इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर सकती सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ साहब, अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। हमारे कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर निकले हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे आदमी उनके साथ हैं। अनिका ने जैसे ही ये बात सुनी अनिका हैरानी से मन ही मन कुछ देर तक कुछ सोचने लगी और फिर अनिका ने अपने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या वो बता कर गए हैं कि वो कहाँ गए हैं? अनिका की बात पर मुस्कुराते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम, आप भी सुबह सुबह क्या मजाक करती हैं? भला साहब हमें क्यों बताएंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं? बस हमारे कुछ आदमी ही साहब के पीछे पीछे चले गए। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह रोहित अचानक कहाँ चला गया था। उनका प्रेसिडेंशियल सूट के मेन डोर से बाहर निकली और उसके अपने पीछे मेन डोर बंद कर दिया। मेन डोर जैसे ही अनिका ने लॉक किया, अनिका के सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? सिक्योरिटी गार्ड के इस सवाल पर अनिका हैरान होकर उस सिक्योरिटी गार्ड को देखने लगी। उस सिक्योरिटी गार्ड ने अभी अभी अनिका से कहा था कि रोहित अभी कभी उन्हें कुछ बता कर नहीं जाता था, मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अनिका ने दरवाज़ा बंद किया और कहीं जाने की कोशिश कर रही थी तो वो सिक्योरिटी गार्ड अनिका से इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा था। मगर अनिका ने भी बड़े रिस्पेक्ट से जवाब देते हुए कहा, बच्चे सोए हैं इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए नीचे कॉफ़ी शॉप में जाकर मैं चाय पीना चाहती हूँ। अनिका की इस बात को सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड अपने सामने खड़े गार्ड्स को देखने लगा। उस गार्ड के चेहरे पर अब अजीब सा भाव दिखाई देने लगा। अनिका ने उन लोगों के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन देखते हुए उस गार्ड से पूछा, क्या हुआ, आप लोगों को कोई परेशानी है? तभी उस गार्ड ने हड़बड़ाती हुई आवाज़ में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, हमें क्यों परेशानी होगी? दरअसल साहब ने हमें ख़ास तौर पर कहा है कि आपका और बच्चों का हमें ख़ास ध्यान रखना है। वो क्या है ना कि आपकी तबीयत को लेकर साहब को बहुत चिंता रहती है, मगर कोई बात नहीं मैडम, मैं यहाँ कुछ लोगों को बच्चों के साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए छोड़ देता हूँ और आपके साथ कुछ लोगों को नीचे भेज देता हूँ। इतना कहने के बाद वो गार्ड अनिका की ओर देखने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि अनिका उसकी बात मान लेगी। वहीं अनिका अब तक एक बात तो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि रोहित के वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स अनिका को अकेले कहीं नहीं जाने देंगे। इसलिए उन सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और एलिवेटर की ओर जाने लगी। अनिका के पीछे पीछे 3 सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी अलर्ट होकर अनिका के साथ साथ जाने लगे। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल एक 5 स्टार होटल थी जहां देश विदेश के गेस्ट आकर ठहरते थे और यहाँ की कॉफ़ी शॉप 24 आवर सर्विस देती थी। अनिका जब 2nd फ्लोर पर बनी बड़ी सी शॉप में दाखिल हुई तो अनिका ने देखा कि सुबह के 5 बजे थे, मगर होटल में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की 24 आवर्स कॉफ़ी शॉप में ड्रिंक्स भी सर्व किए जाते थे, जहां पर विदेश से आए कई टूरिस्ट शराब पीते हुए नज़र आ रहे थे। कैफ़े में हल्का हल्का वेस्टर्न म्यूज़िक बज रहा था। अनिका की नज़रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। शायद कैफ़े में मौजूद लोगों की भीड़ में अनिका रोहित का चेहरा तलाश रही थी।
अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स अनिका के ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। अनिका ने कैफ़े के ठीक कोने में बने एक छोटे से टेबल पर बैठना पसंद किया। अनिका को कैफ़े में दाखिल होता हुआ देखकर कैफ़े की एक वेट्रेस तेज़ी से चलकर अनिका के पास आई। वेट्रेस ने दोनों हाथ बड़े ही अदब से अनिका के सामने जोड़कर अनिका से पूछा, यस मैडम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? उसकी बात सुन अनिका बस अपनी सोच में डूबी हुई यहाँ वहाँ देख रही थी। कुछ देर तक जब अनिका ने उस वेट्रेस की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब वेट्रेस ने फिर से बड़ी ही पोलाइटली धीमी आवाज़ में अनिका से पूछा, मैडम, व्हाट कैन आई सर्व यू? वेट्रेस अच्छी तरह से जानती थी कि जो औरत उसके सामने बैठी थी वह और कोई नहीं बल्कि होटल के मालिक की बीवी थी, इसलिए उसे सर्व करना उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आता था। उस वेट्रेस की बात जब दोबारा अनिका के कानों पर पड़ी तब अनिका चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। अनिका कुछ देर तक हैरान होकर अपने मन ही मन कुछ सोचने लगी और फिर धीमी आवाज़ में अनिका ने उस वेट्रेस से कहा, क्या यहाँ शराब मिलती है? अनिका का सवाल सुनकर वेट्रेस हैरान रह गई। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल मनाली की देश की टॉप क्लास 5 स्टार होटल में से एक थी, जिसमें देश विदेश की टॉप ब्रांड्स की शराब अवेलेबल हुआ करती थी। अनिका का सवाल वेट्रेस को काफ़ी अजीब लग रहा था, मगर वेट्रेस ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस मैम, टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? वैसे तो वेट्रेस को इस बात से भी हैरानी हो रही थी कि सुबह के 5 बजे अनिका शराब पीना चाहती थी। ज़्यादातर लोग जो उस कैफ़े में उस वक्त बैठे थे वो सारे विदेशी मूल के लोग थे, जो अपने देश के टाइम जोन के मुताबिक जागते और सोते थे, मगर ज़्यादातर इंडियन सिर्फ रात को पार्टी करना या शराब पीने के कैफ़े में आते थे। मगर होटल के मालिक की बीवी होने के नाते अनिका जो मर्जी चाहे कर सकती थी। ये सोचते हुए उस वेट्रेस ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैम, वुड यू लाइक टू हैव वाइन, विस्की और बियर? अनिका की तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि वेट्रेस उसे क्या ऑफ़र कर रही थी। अनिका की नज़र कैफ़े में मौजूद हर टेबल पर बारी बारी से घूम रही थी। अनिका उस शराब की बोतल को ढूंढना चाहती थी जो उसे एविडेंस ट्रे में नज़र आई थी, मगर वो शराब की बोतल उसे मौजूदा गेस्ट के टेबल पर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जो बोतल अनिका ने एविडेंस ट्रे में देखी थी, उसकी तस्वीर अनिका के दिमाग में बिल्कुल साफ साफ छप चुकी थी। उस बोतल का रंग, शेप, साइज, सब कुछ अनिका के दिमाग में किसी फोटोग्राफ की तरह चिपक चुका था। अनिका ने बड़े ही ध्यान से उस वेट्रेस की ओर देखकर कहा, मुझे हर रंग की बोतल वाली शराब की बोतल चाहिए। वेट्रेस अनिका की फरमाइश सुनकर काफ़ी हैरान हो गई। वेट्रेस ने कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से पूछा, मैम, मैं कुछ समझ नहीं पाई, आपको कौन सी शराब पसंद है? फिर अनिका ने एक गेस्ट के टेबल पर एक वाइन की बोतल की ओर इशारा करते हुए उस वेट्रेस से कहा, देखो, बिल्कुल उस बोतल जैसी बोतल थी वो, मगर उसका रंग अलग था और शेप भी थोड़ा सा अलग था। हालांकि वेट्रेस को अनिका की बातों पर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी, मगर अपनी होटल की मालकिन की बात को समझने की कोशिश करते हुए वेट्रेस ने उस बोतल की ओर देखा जहां अनिका इशारा कर रही थी। उस टेबल पर बैठे लोग भी अनिका के इशारे को देखकर काफ़ी हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका उनकी ओर इशारा क्यों कर रही थी। फ़ौरन से आए गेस्ट अनिका को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी ही पार्टी में मस्त हो गए। वेट्रेस ने उस बोतल की ओर देखने के बाद अनिका से कहा, मैम, वो वाइन की बोतल है, क्या मैं आपके लिए वाइन लेकर आऊं? अनिका नहीं जानती थी कि वेट्रेस उसे कौन सी शराब ऑफ़र कर रही थी, मगर तभी अनिका के दिमाग में एक तरकीब सूझी। पर फिर अनिका को लगा कि क्या उसे ये करना चाहिए। अनिका अभी मन ही मन कुछ सोच रही थी। इसी बीच उसके दिमाग में आया कि उसके पास और कोई तरीका नहीं है। अनिका ने उस वेटर से कहा, हाँ, एग्जैक्टली, मुझे वाइन चाहिए, मगर यहाँ जितनी भी हरे रंग की वाइन की बोतलें हैं सारी की सारी लेकर आओ, मैं उसमें से पसंद करूँगी। अनिका की ऐसी अजीबोगरीब फरमाइश सुनकर वेट्रेस हैरान रह गई थी। अनिका के ठीक पीछे खड़े अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स भी काफ़ी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। टेबल पर बैठी अनिका भी समझ रही थी कि वेट्रेस को अनिका की बातें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजनिंग लग रही थी, मगर अनिका के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका किसी भी हालत में उस शराब की बोतल को ढूंढना चाहती थी जिसे उसने एविडेंस ट्रे में देखा था। अनिका की फरमाइश सुनकर वेट्रेस बड़े ही अदब से मुस्कुराकर अनिका के सामने झुककर वहां से चली गई। वेट्रेस काफ़ी हैरान थी। वेट्रेस ने जब अपने सीनियर से जाकर अनिका की फरमाइश के बारे में बताया तो सीनियर भी काफ़ी हैरान हो गया, मगर होटल की मालकिन ने कोई फरमाइश की थी
और मालकिन की फरमाइश पूरी करना ही उनका फ़र्ज़ था। ये समझते हुए कुछ ही देर में उस वेट्रेस और उसके सीनियर ने सारी हरे रंग की वाइन की बोतल एक बड़ी सी ट्रे में सजाकर अनिका के टेबल पर रख दी। उस वेट्रेस के सीनियर ने आकर अनिका के सामने बड़े ही अदब से झुककर कहा, यस मैम, विच वाइन वुड यू लाइक टू हैव फ्रॉम दिस? अनिका बारी बारी से हर वाइन की बोतल को अपने हाथ में उठाकर बड़ी ही बारीकी से देखने लगी। अनिका जिस तरह से बोतलों को देख रही थी, ये सब कुछ उस वेट्रेस, उसके सीनियर और अनिका के सिक्योरिटी गार्ड सभी को काफ़ी अजीब लग रहा था। अनिका एक एक करके हरे बोतल को अपने हाथों में उठाकर उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगी। तभी अनिका की नज़र ट्रे में सबसे पीछे पड़ी सबसे अलग लगने वाली एक बोतल पर पड़ी।